नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, अन्ना आंदोलन से निकलकर आम आदमी पार्टी बनाने वाले अरविंद केजरीवाल के साथ बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस वाला खेल कर दिया है। आप जानते हैं कि अन्ना आंदोलन की वजह से यूपीए की हार हुई थी, मनमोहन सिंह की सरकार चली गई थी और केंद्र में नरेंद्र मोदी और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को सत्ता मिली। पिछले साल बीजेपी ने केजरीवाल को दिल्ली में हराकर सत्ता अपने हाथ में ले ली और अब राज्यसभा के 10 में से 7 सांसदों को भी तोड़ लिया। बीजेपी ने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा समेत पंजाब के 7 सांसदों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात भी कर ली है, लड्डू भी खा लिए, पुष्प गुच्छ भी ले लिए, यानी बुके भी मिल गया। और इससे पहले संदीप पाठक और अशोक मित्तल के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राघव चड्ढा ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुन लेते हैं। बात राघव चड्ढा की करेंगे, आम आदमी पार्टी की करेंगे, बात हम बंगाल की करेंगे और बंगाल के अलावा इस चुनाव को कंडक्ट कराने वाले ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी फिर फंस गए हैं, कैसे फंसे हैं उस पर भी बात करेंगे और बात हम ईरान की भी करेंगे। लेकिन पहले सुनते हैं यहां राघव चड्ढा क्या कह रहे हैं, सुनिए। हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द बिलोंगिंग टू द आम आदमी पार्टी इन राज्यसभा एक्सरसाइज द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड मर्ज आवरसेल्व्स विद द बीजेपी। हम बीजेपी में विलय करते हैं। तो सुन लिया आपने, हमने फैसला किया है कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 2/3 सदस्य भारत के संविधान के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए भाजपा में विलय करेंगे। इस तरह बीजेपी की ताकत राज्यसभा में थोड़ी और बढ़ गई है। अब आम आदमी पार्टी के केवल 3 सांसद संजय सिंह, एनडी गुप्ता और बलबीर सिंह सिच्चेवाल राज्यसभा में रह गए हैं, बाकी 7 चले गए उधर। इस घटनाक्रम के बाद आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी ने पंजाबियों को धोखा दिया है। बीजेपी ने पंजाबियों को धोखा दिया है क्योंकि ये 7 पंजाब के सांसद हैं, पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं। वहीं एक बार फिर बीजेपी की वॉशिंग मशीन वाला एंगल भी इसमें निकला है। दरअसल बीजेपी में शामिल होने जा रहे सांसद अशोक मित्तल वो शख्स हैं जिन्हें राघव चड्ढा की जगह राज्यसभा में डिप्टी लीडर केजरीवाल ने बनाया था। अशोक मित्तल एक यूनिवर्सिटी के मालिक हैं, आप जानते हैं। हाल ही में उन पर ईडी ने छापा मारा, जैसे ही उनको वहां जिम्मेदारी दी गई राज्यसभा में राघव चड्ढा को हटाकर, वैसे ही इनके ऊपर छापा मारा गया। संजय सिंह ने इस घटनाक्रम पर कहा है कि ये बीजेपी का ऑपरेशन लोटस है। जिस शख्स पर अभी ईडी के छापे पड़ रहे थे, अब वो बीजेपी में जा रहा है। इसका क्या आशय है, जरा सुनिए संजय सिंह को। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ऑपरेशन लोटस, घटिया राजनीति का खेल और पंजाब के भगवंत मान सरकार के अच्छे कामों को रोकने का षड्यंत्र बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है। पंजाब में भगवंत मान जी की सरकार जो 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करती है, वहां के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम करती है, 30 साल से जिन नहरों में पानी नहीं गया था उन नहरों में पानी पहुंचाने का काम करती है, दलित और आदिवासी समाज से आने वाली महिलाओं को 1,500 रुपए और माताओं बहनों को हर महीने 1,000 रुपए उनके खाते में पहुंचाने का काम करती है। और इतना ही नहीं, पंजाब के किसी भी व्यक्ति को कोई गंभीर से गंभीर बीमारी हो जाए 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में कराने का काम करती है। ऐसा बेहतरीन काम करने वाली भगवंत मान की सरकार, ऐसा बेहतरीन काम करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने रोकने, तोड़ने और उनके काम को बाधित करने का काम किया है। पंजाब की जनता के साथ धोखा देने का काम किया है।
तो पंजाब की जनता के साथ धोखा देने का काम किया राघव चड्ढा और बाकी सब चले गए उधर बीजेपी में। उसके बाद लड्डू भी खा ली। 7 सांसद सीधे पंजाब के, जो पंजाब से राज्यसभा गए थे, 7 के 7 चले गए उधर बीजेपी में। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आम आदमी पार्टी के नेता, आप जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है इस मसले पे, जरा सुन लीजिए। बंगाल च उन्होंने ममता दी पार्टी ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, नाकाम रहे। शरद पवार दी पार्टी ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚਟਾਲਾ ਕਿੱਥੇ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚਟਾਲਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਟਾਲੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਨਵੀਂ ਆਪਦੀ, जेजेपी सी मेरे ख्याल नाम होता। तो सुन लिया आपने, यहां पर कह रहे हैं कि भाजपा ने पंजाब के साथ विश्वासघात किया है। शरद पवार, शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस की पार्टियों में भी इसी तरह की मशीन का इस्तेमाल किया गया था। भाजपा का पंजाब में कोई आधार नहीं है, यह बात यहां कह रहे थे भगवंत मान। दूसरी तरफ कांग्रेस का मानना है कि इस बार के चुनाव में पंजाब में कांग्रेस की जीत तय है, इसीलिए बीजेपी ने ऐसा खेल खेला है। तो अब विधानसभा चुनावों की हलचल के साथ दिल्ली से पंजाब तक एक नई राजनीति की शुरुआत हो गई है। बीजेपी बीच बीच में अपने ऐसे खेल दिखाकर बता देती है कि उसका असली रंग क्या है, असली चेहरा क्या है। बहरहाल पंजाब जीतने के लिए बीजेपी ने अगर यह खेल किया है तो क्या इसमें उसे सफलता मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि लोग भी पिछले 12 वर्षों से, 12 सालों से ये सब खूब देख रहे हैं और समझ चुके हैं कि बीजेपी क्या है। वैसे पश्चिम बंगाल में अभी 29 तारीख को दूसरे दौर की वोटिंग बची है और उसमें इस घटनाक्रम का क्या कोई असर पड़ेगा, यह भी देखना दिलचस्प होगा। आज तो ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि अब वो दिल्ली से भी बीजेपी को हराएंगी और इसके लिए विपक्ष को भी एकजुट करेंगी। ममता बनर्जी ने कोलकाता की एक रैली में आज कहा है कि बंगाल में जीत के बाद उनका अगला लक्ष्य दिल्ली होगा। ममता ने कहा, बंगाल जीतने के बाद मैं दिल्ली पर कब्जा कर लूंगी। बंगाल में बीजेपी का सफाया तो तय है, दिल्ली में भी बीजेपी को हटाना होगा और इसके लिए विपक्ष को मैं एकजुट करूंगी। ये बात आज कोलकाता में एक रैली में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कह रही थी। यानी अब इंडिया गठबंधन क्या और मजबूत होने जा रहा है, यह भी देखना होगा। वैसे संसद के विशेष सत्र में 131वां संविधान संशोधन विधेयक गिराने के बाद विपक्ष के हौसले मजबूत हैं। विपक्ष, जिस विपक्ष को एकजुट करने की बात ममता बनर्जी कर रही हैं, उसी विपक्ष की बात मैं कर रहा हूं कि संसद में 3 बिल आए थे, जिसमें पहला बिल था 131वां संविधान संशोधन, दूसरा बिल था वहां पर परिसीमन और तीसरा बिल था केंद्र शासित प्रदेशों का परिसीमन। यहां महिला बिल नजर नहीं आ रहा है, खैर उस पर नहीं जाते हैं। संसद का 131वां संविधान संशोधन विधेयक गिराने के बाद अब विपक्ष के हौसले मजबूत हैं और उसके साथ साथ मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष ने राज्यसभा में महाभियोग चलाने का, इम्पीचमेंट के लिए एक नया नोटिस थमा दिया है। एक नया नोटिस जमा किया गया है आज और अब तक राज्यसभा के 73 सांसदों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। विपक्ष इस बार पहले से ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है और उसका टारगेट 200 से ज्यादा सांसदों का समर्थन हासिल करना है। और इससे पहले 12 मार्च को भी 193 सांसदों के हस्ताक्षर वाला एक प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में लाया गया था, जिसमें ज्ञानेश कुमार पर पद की मर्यादा के प्रतिकूल आचरण और पक्षपात के गंभीर आरोप लगाए गए थे। तब लोकसभा अध्यक्ष ने तकनीकी आधार पर प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, लेकिन इस बार उत्साहित विपक्ष को उम्मीद है कि वो इस संवैधानिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सफल रहेगा। विपक्ष द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव पत्र में मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं और इसमें मुख्य रूप से बिहार और अन्य राज्यों में चलाए गए वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के दौरान पक्षपातपूर्ण व्यवहार का मुद्दा उठाया गया है। विपक्ष का दावा है कि ज्ञानेश कुमार ने चुनावों के दौरान भेदभावपूर्ण आचरण किया है, जो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के लिए घातक है। आश्चर्य है कि चुनाव दर चुनाव ज्ञानेश कुमार पर यही आरोप लग रहे हैं,
बिहार के बाद बंगाल में भी, पश्चिम बंगाल में भी विपक्ष ने एसआईआर से लेकर मतदान प्रतिशत तक सब पर सवाल उठाए। वहीं संजय राउत ने भी इस पर सवाल उठाया है और कहा है कि नोट भी खूब बांटे गए हैं, न सिर्फ एसआईआर बल्कि नोट भी खूब बांटे गए। संजय राउत को सुनिए। इस बार पश्चिम बंगाल में क्या किया बीजेपी ने और सरकार ने, आपको मालूम होगा। देश में जहां जहां बंगाली लोग हैं वो सबको सरकारी खर्चे से पश्चिम बंगाल में लाया गया, चाहे वोटर हो या न हो, सबको लाया गया और सबको कहाँ वोट करो। पैसे की बहुत बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया, सब देखा है हमने। तो सुन लिया, पैसे भी खूब बांटे गए। तो देश की सियासत में इस वक्त घमासान है और उधर पश्चिम एशिया चलते हैं। पश्चिम एशिया से भी इंतजार है कि क्या इस्लामाबाद में वार्ता के लिए ईरान और अमेरिका एक साथ आएंगे, क्योंकि कई दिनों की तैयारी के बावजूद अब तक दूसरे दौर की वार्ता इस्लामाबाद में शुरू नहीं हो पाई है। हालांकि बीबीसी उर्दू के मुताबिक सरकारी सूत्रों ने पुष्टि की है कि उन्हें एक ईरानी प्रतिनिधिमंडल यानी ईरानी डेलीगेशन के आने के बारे में बताया गया था और इस्लामाबाद में कड़ी सुरक्षा पहले से ही लागू है। एक पाकिस्तानी सूत्र का कहना है कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची करेंगे। अधिकारियों के मुताबिक बातचीत की प्रक्रिया के लिए एक अमेरिकी सुरक्षा दल पहले से ही इस्लामाबाद में मौजूद है और इससे पहले आज ईरान के विदेश मंत्री ने यानी अब्बास अरागची ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर और विदेश मंत्री इसहाक डार से बात कर सीज फायर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने की जानकारी दी है। ये तमाम बातें और इन सब के बीच कभी हां और कभी ना, और ये जो रवैया है, ये रवैया आप कभी हां कभी ना अगर मैं कह रहा हूं तो समझ गए होंगे, ये रवैया डोनाल्ड ट्रंप का है। उस रवैये से डोनाल्ड ट्रंप क्या बाहर निकल पाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। और क्या इस पूरे मामले का सबसे बड़ा, इस मसले का सबसे बड़ा दोषी अगर कोई है तो वो डोनाल्ड ट्रंप है, और ये बातचीत अगर आगे नहीं बढ़ पा रही है तो क्या इसका दोषी भी डोनाल्ड ट्रंप हैं? ये सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आज चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मचे घमासान के बीच क्या कोई सुखद खबर निकलकर आने की उम्मीद है? जरा सोचिएगा। अमेरिका और इजराइल में कैसे फूट पड़ गई है, यहां पर हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। एक बड़ी फूट अमेरिका और इजराइल की बात कर रहा हूं मैं। अमेरिका और इजराइल यानी दोस्त दोस्त ना रहा, ये कैसे यहां पर हो गया है, ये और इससे क्यों घबराए हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप? दिल्ली में बवाल और बंगाल में घमासान। बंगाल में वोट प्रतिशत ज्यादा होने के बाद आज अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली और अमित शाह ने दो दावे कर दिए। पहला कि 152 सीटों पर जो पोलिंग हुई है, मतदान हुआ है, उसमें से 110 सीटें उनकी पार्टी यानी बीजेपी जीत रही है। 152 में से 110 जीत रही है, ये अमित शाह का दावा है। और दूसरा दावा है कि अगले 30 साल तक अब हम ही राज करेंगे पश्चिम बंगाल में। इसमें कितना दम है ये भी समझेंगे और समझेंगे, जानेंगे कि ये जो वोटिंग प्रतिशत ज्यादा हुआ है इसके पीछे की कहानी क्या है, गणित क्या है, ये भी समझेंगे। चलिए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। 6 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं और प्रफुल्ल कोलखियान जी सीधे कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत इस्तकबाल। आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत करता हूं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, सबसे पहले आपके पास आता हूं और आपसे समझना चाहता हूं, यहां आम आदमी पार्टी में जो घमासान मचा है, लेकिन आम आदमी पार्टी से ज्यादा बीजेपी वहां पश्चिम बंगाल में भी घमासान मचाने की कोशिश कर रही है, वही बीजेपी यहां भी वॉशिंग मशीन लेकर आई हुई है, जिसमें 7 कैंडिडेट हो गए, वो धुल गए। एक्चुअली होता क्या है, आप कपड़े जब देते हैं खासकर ड्राई क्लीनर्स को, तो वो बीच बीच में एक पैकेज देते हैं, उनका एक स्कीम चलता रहता है। मैं जैसे कपड़े देता हूं कई बार, तो उनका स्कीम रहता है कि 5 कपड़े पे 2 कपड़ा फ्री हो जाता है, कि 5 कपड़े धुलवाइए 2 फ्री। तो यहां पर एक गया, एक के साथ में 6 फ्री लेके आओगे, यानी राघव चड्डा के साथ में 6 अगर ले आएंगे तो फिर तुमको अगला 2028 में चड्डा जी जो आपका ये कार्यकाल खत्म हो रहा है ना, फिर उसमें अगला 5 साल फ्री मिल जाएगा। तो 6 साल फ्री मिल जाएगा। तो ये जो है, ये जो फ्री का ज़माना, और उसमें चूंकि आप वॉशिंग मशीन लेके चल रहे हैं, तो इस फ्री के ज़माने में आप इस फ्री के
इस पूरे गणित को अच्छी तरह से समझते हैं। ये बीजेपी के लिए मैं कह रहा हूं। और इन सबके बीच उधर पश्चिम बंगाल में, तो दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल बीजेपी का रोल और उसमें विपक्ष और उसमें भी पश्चिम बंगाल का चुनाव, जरा इस पे अपनी बात रखिए। देखिए राजीव जी, जब अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया जेल गए थे और ये भी खबर थी कि राघव चड्ढा भी जेल जाने वाले हैं, तो राघव चड्ढा गए थे और उन्होंने जाके घुटने टेक दिए थे और माफी मांगी थी और कहा था कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूंगा, कृपा करके मेरे को जेल ना भेजा जाए। तो उनसे कहा गया था कि उचित समय पे आपको बताया जाएगा और तब आप बीजेपी ज्वाइन कीजिएगा। देखिए आज के तारीख में स्थिति क्या है, भारतीय जनता पार्टी ने नैरेटिव को चेंज कर दिया है, गोदी मीडिया को और हमें आपको उलझा दिया है इस नई खबर में, क्योंकि वो बंगाल में फंस गए हैं बहुत बुरी तरह से। देखिए बंगाल में ये बात बिल्कुल पक्की हो गई है कि वही वाली स्थिति हो गई है सांप छछूंदर की, ना निगलते बने ना उगलते बने। देखिए जैसे अमित शाह कह रहे हैं 30 साल तक हम सत्ता में रहेंगे वेस्ट बंगाल में, इसका माने वेस्ट बंगाल की जनता को ये समझ लेना चाहिए अगले फेज में इलेक्शन में वोटिंग करने से पहले आप वोट करें या ना करें, आप वोट भारतीय जनता पार्टी को दे न दें, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ये कह रहे हैं आप ही के धरती पे आके कि अब 30 साल हम यहाँ पे शासन करेंगे, आपके वोटों की हमें जरूरत नहीं है और जनता को इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन ये बात बिल्कुल पक्की है कि बंगाल से ध्यान अटका दिया गया है। बंगाल में डिस्कशन हो रहा था, बंगाल में बात हो रही थी वोटिंग परसेंटेज इतना ज्यादा क्यों बढ़ा, ये बात हो रही थी कि पोलिंग स्टेशन पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, उनके कोई हेल्प सेंटर्स नहीं थे, टीएमसी के कार्यकर्ता बहुत ज्यादा जागरूक थे, जनता जो पूरे हिंदुस्तान से वहां पे आई थी वोट देने के लिए आई थी, वो एसआईआर से इतनी ज्यादा पीड़ित थी, 10-10, 15-15 हजार रुपए खर्च के उन्होंने किए थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने नैरेटिव को चेंज कर दिया। लेकिन अब ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार बता रहा हूं। देखिए जो आम आदमी पार्टी ने किया है ये उसी का फल है जो इन्होंने 12 साल पहले कांग्रेस के साथ किया था। अन्ना हजारे जैसे एक व्यक्ति के साथ एक आंदोलन इन्होंने चलाया था और डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे ईमानदार आदमी को बदनाम किया था और कितने सारे उन पे आरोप लगाए थे, एक भी आरोप आज तक सिद्ध नहीं हुआ। और डॉक्टर मनमोहन सिंह को कितना बदनाम किया था, जो आज तक का सबसे ईमानदार और सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित और सबसे ज्यादा प्रबुद्ध प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के अंदर हुआ है। अगर वो और पंडित जवाहरलाल नेहरू को इक्वेट कर सकते हैं, बाकी किसी को आप इक्वेट नहीं कर सकते। मैं तो अब ये कहता हूं राजीव जी, वास्तविकता में मेरे लिए ये अच्छी राजनीतिक घटना है। राघव चड्ढा जैसे लोग, भज्जी जैसे लोग, हरभजन सिंह जैसे लोग, लवली यूनिवर्सिटी के चांसलर जैसे लोग आपने राज्यसभा के मेंबर क्यों बनाए थे? ग्रासरूट वर्कर्स आपके पास नहीं थे, आपके पास जमीन पे काम करने वाले कार्यकर्ता नहीं थे जिन्हें राज्यसभा में आप भेजें? पैसे वालों को आपने राज्यसभा के अंदर भेज दिया था, उन्होंने मौका पाया, उनके घर में ईडी की रेड हुई, उन्होंने जाके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। अब तो मैं ये भी चाहूंगा राजीव जी, हुमायूं कबीर और ओवैसी ये भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये लोग जो हैं आम आदमी पार्टी, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है जी, आम आदमी पार्टी, राघव चड्ढा और ओवैसी, ये लोग बाहर रह के और कांग्रेस का विरोध करके और कांग्रेस को ज्यादा गाली देके भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। एक संजय सिंह इनका एक सेंसेबल आदमी है, संजय सिंह से मैं चाहता हूं कि ये कांग्रेस ज्वाइन कर ले, अपोजिशन यूनिटी में आ जाएं, और बाकी जितने भी आम आदमी पार्टी वाले हैं, जहां जिस पार्टी से इनकी पैदाइश हुई थी, आरएसएस की कोख से इनका जन्म हुआ था 2012-13 में, अन्ना हजारे के आंदोलन में जिस प्रकार से इन्होंने देश को दिग्भ्रमित किया था और उसके बाद सारा आंदोलन इनका पर्दाफाश हो गया था। अरविंद केजरीवाल को भी बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए और सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग वास्तविकता में लोकतंत्र के लिए खतरा हैं और ये सब भारतीय जनता पार्टी की उपज है, वहीं चले गए जहां से आए थे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी यहां पर वॉशिंग मशीन, और बहुत एक इंपॉर्टेंट बात आप बता रहे हैं कि ध्यान भटकाने की कोशिश उधर बंगाल से हो रही है। बंगाल में जो कुछ हुआ है, क्या खेला हो गया है? प्रेम कुमार जी, जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं बंगाल पे, और यहां दिल्ली में जो हुआ, ये क्या बंगाल पर असर डालने की कोशिश नहीं है? एक साथ 7 सांसदों को, 2/3 सांसदों को तोड़कर अपने में मिला देना, ये एक मैसेज देने की कोशिश है क्या सेकेंड फेज से पहले
बीजेपी की तरफ से, क्योंकि यही समय, जैसे अभी स्वामी जी कह रहे हैं कि समय जब आएगा तब बताएंगे, और समय आ गया, बता दिया गया, आ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिए राघव चड्ढा, लेके चले गए, जाके लड्डू खा आए। लेकिन क्या यहाँ से इसके बाद भी फायदा होगा? एक बड़ा सवाल जब समझना चाहता हूँ। आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। शुक्रिया राजीव जी। एक राजनीतिक तात्कालिक तौर पर होती है और एक दीर्घकालिक होती है। दो घटनाएं एक साथ दिल्ली में घटी हैं। एक आम आदमी पार्टी का शिकार हुआ है और दूसरा ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सदन में फिर से ये महाभियोग चलाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। दोनों ही घटनाओं का संबंध बंगाल से है तात्कालिक तौर पर। जो दूसरा फेज है, दूसरे फेज के चुनाव के लिए बीजेपी ने एक ऐसी बहस जिसमें कि कौन जीतेगा अभी बहस चल रही है और अधिक वोट परसेंटेज के क्या मायने हैं, वास्तव में अधिक वोट पड़ा है कि नहीं पड़ा है। सही बात तो यह है कि पिछले बार की तुलना में कम वोट पड़े हैं। इस बार 12% वोट कम पड़े हैं बंगाल में और 47 लाख वोट कम पड़े हैं बंगाल में। ये हर विधानसभा में 30,921 वोट औसतन कम पड़े हैं बंगाल में। फिर भी ये कहा जा रहा है कि बंगाल में ज्यादा वोट और 92% वोट, वो परसेंटेज का खेल अलग है। लेकिन सच ये है कि बंगाल में वोट पहले से कम पड़े हैं, चूंकि सूची छोटी हो गई इसलिए आपको लगता है कि 92% वोट हुए। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इस पर बात चल रही है और ज्यादातर लोगों को लग रहा है कि वो गुस्साए हुए नाराज वोटर या फिर बंगाल में जो लोग ये बीजेपी की राजनीति को समझ रहे हैं, जो लोग पूरे प्रदेश से लौट करके आ रहे हैं, एसआईआर को समझ रहे हैं, अपने भविष्य को देख रहे हैं, उनको वो कम से कम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। महिलाओं का भी बड़ा झुकाव बना हुआ है। तो ऐसे में उस परसेप्शन को बदलने के लिए राष्ट्रीय गोदी मीडिया का तो इस्तेमाल हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ कुछ और काम भी करने होंगे ताकि उस आड़ में उनकी जो चुनावी बेईमानियां होती हैं उस पर पर्दा डाला जा सके। पर्दा डालने के लिए महिला आरक्षण का ये लाया गया ताकि बाद में चुनावी बेईमानियों को छिपाया जा सके कि महिलाओं ने तो एक मुफ्त वोट कर दिया मोदी को। इस तरह की चीजें। वैसे ही जैसे अभी दिल्ली में शिकार हुआ आम आदमी पार्टी का, तो इसमें क्या एक मैसेज देने की कोशिश है कि बीजेपी ही उम्मीद वाली पार्टी है, इस तरह के मैसेज वो देना चाहती है। अलग बात है कि अपोजिशन ये मैसेज नहीं देने देगी, उसका साफ इरादा होगा, साफ तरीका होगा कि ये तो ऑपरेशन लोटस चलाने वाली पार्टी है, अपने ही दलों को तोड़ने वाली, अपने ही गठबंधन को तोड़ने वाली पार्टी है, मुख्यमंत्री को राज्यसभा में भेजने वाली पार्टी है, अपने शिवसेना को तोड़ने वाली पार्टी है, एनसीपी को तोड़ने वाली पार्टी है, लोजपा को तोड़ने वाली पार्टी है, और अब जो है आम आदमी पार्टी, जिसके बारे में ये माना जाता है कि वैचारिक रूप से इन दोनों के बीच में बहुत फर्क नहीं है। इन दोनों ने मिल करके कांग्रेस के खिलाफ एक आंदोलन किया था, ये माना जाता है। तो इसलिए वैचारिक डिफरेंसेस उनके कम होते हैं, तो अब उनका भी एक शिकार जो है कर लिया गया है। तो इससे बंगाल को एक मैसेज देने की कोशिश है कि अब तो पूरा देश भाजपा में होने वाला है, इसलिए आप भी नानुकुर मत करो और हमें वोट दे दो और हम बंगाल को देखेंगे, ये मैसेज देने की कोशिश है। लेकिन उधर ममता बनर्जी ने जो मूव किया है अपोजिशन की ओर से, या जो बात उन्होंने कही है कि अब दिल्ली पर भी हम कब्जा करेंगे, ये एक तरह से बंगाल पर कब्जा करने के इरादों के खिलाफ एक नया नैरेटिव बनाने और इंडिया गठबंधन को एकजुट रखने और इंडिया गठबंधन के वोटों का फायदा या उस बिखराव में न बदल जाए, जो कि स्थानीय स्तर पर अलग अलग पार्टियां इंडिया गठबंधन की लड़ रही हैं। इसके लिए बड़ी पार्टी होने के नाते ममता बनर्जी की एक रणनीति है कि वो इंडिया गठबंधन, दिल्ली पर कब्जा, मोदी को टक्कर, इस तरह का परसेप्शन वो दे और वो देने की कोशिश कर रही। तो ये दोनों के मूव जो है, चाहे तृणमूल के मूव हो या बीजेपी के आम आदमी पार्टी के शिकार करने के मूव हो, दोनों के मूव का मतलब जो है नेशनल पर्सपेक्टिव को आने वाले समय में बिल्डअप करना और उस नेशनल पर्सपेक्टिव को स्टेट की वर्तमान पॉलिटिक्स में से
जोड़ करके उसका राजनीतिक फायदा उठाना है। ये साफ तौर पर लगता है, यही मेरा कमोबेश विश्लेषण है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। जरा और आगे बढ़ते हैं। प्रशांत जी, आपके पास आना चाहता हूं, और हमारे साथी प्रफुल्ल जी हैं उधर कोलकाता से बने हुए, आपके पास आता हूं। प्रफुल्ल जी, बहुत कुछ आपसे समझना है, और कल से लेकर आज तक क्या कुछ हुआ है ये आपसे बेहतर और कौन बताएगा। लेकिन जरा प्रशांत जी, इस पूरे घटनाक्रम में पूरा जो अगर पॉलिटिकली सेंट्रलाइज्ड अगर देखा जाए तो आज हिंदुस्तान पश्चिम बंगाल पे है, और ऐसे में आज इस घटनाक्रम को अंजाम देना, बीजेपी चाहती तो कह सकती थी कि चुनाव के बाद राघव जी आइए, बाद में आ जाइए, लेकिन ये इसके आने के आपके नज़रिए से क्या मतलब है कि आज आम आदमी पार्टी को तोड़ना, क्योंकि पंजाब में अभी आज कल तो चुनाव नहीं होने वाला है, अभी चुनाव तो अगले साल है उत्तर प्रदेश के साथ। एक बात ये, दूसरी बात बंगाल से क्या खबरें आ रही हैं, और बंगाल में हालांकि बहुत शानदार विश्लेषण किया है प्रेम कुमार जी ने, और बता दिया है कि पिछली बार से जो प्रतिशत का मामला है वो दूसरा है, और डेरेक ओब्रायन चाहे और भी कई नेता टीएमसी के, उन्होंने भी इसको खुल के बता दिया है आंकड़ों के साथ कि 2021 में क्या था, 2026 में क्या है। 2021 में 84% जो है, आज वो 94% कैसे हो गया है, और वो भी वोटरों की संख्या कम है उसके बाद भी। ये सारे ट्वीट्स हैं सोशल मीडिया पे, और हम लोगों ने भी अलग अलग कार्यक्रमों में उन ट्वीट्स को बताया है, दिखाया है। ज़रा समझना चाहता हूं आपसे कि आखिर बीजेपी के अंदर खाने क्या चल रहा है, बीजेपी के अंदर खाने। निश्चित तौर पे ये जो पार्टी की तोड़फोड़ हुई आम आदमी पार्टी में, जो ऑपरेशन लोटस है, इसके तार जुड़ते हैं बंगाल के पहले फेज के चुनाव से। ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि टाइमिंग जो है उसकी, वो बंगाल के पहले फेज के चुनाव में का फीडबैक जो मिला होगा उससे ये जुड़ते हैं। ये पाइपलाइन में होगा, बातचीत चल रही होगी, लेन देन हो गया होगा, वॉशिंग मशीन लग गई होगी, लेकिन वो टाइमिंग जो ट्रिगर है वो कब दबना है, तो वो आज दबाया गया, इसीलिए क्योंकि कल ही पोलिंग हुई है और उस पर तमाम तरीके की बातें हो रही। हम लोगों ने भी कल बहुत विस्तार से चर्चा की है इस पर। लेकिन एक बात जो पूरे देश को चर्चा करनी चाहिए, हमारी संवैधानिक संस्थाओं को भी और देश के नागरिकों को भी, वो ये कि ऑपरेशन लोटस भारत को एक बनाना रिपब्लिक की तरह पेश कर रहा है। भारत की साख गिर रही है, भारत की साख इतनी गिर चुकी है कि आप देखिए कि राम माधव अमेरिका जाके लगभग सरेंडर करने की भाषा में बात कर रहे हैं कि हमने तो तेल खरीदना बंद कर दिया रूस से, ईरान से, क्या कमी रह गई बताइए, हमने का विरोध भी नहीं किया, आपने 50% लगाया, फिर भी क्या कमी रह गई थी। तो ये जो पूरा एक भारत की छवि है, वो एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक कंट्री की छवि है, उसको बनाना रिपब्लिक में कन्वर्ट करने का काम ऑपरेशन लोटस के जरिए हो रहा है। इस पर चर्चा होनी चाहिए पूरे देश में। कि आप देखिए कि महाराष्ट्र में आपने इलेक्शन कमीशन और ईडी से किसी के साथ मिल के महाराष्ट्र की पार्टी को तोड़ दिया, दो पार्टियों को तोड़ दिया आपने। उसमें सुप्रीम कोर्ट भी खामोश रहा, एक मूक सहमति सुप्रीम कोर्ट से भी चली गई। ये आपने कहा कि इलीगल सरकार, और इलीगल सरकार को चलने भी दिया। अब पंजाब में आप देखिए क्या हुआ। पंजाब में बीजेपी के 2 विधायक हैं, पंजाब विधानसभा में बीजेपी के 2 विधायक हैं, और 6 सांसद राज्यसभा के। राज्यसभा के सांसदों को विधायक चुनते हैं, तो 2 विधायक तो आधा सांसद भी नहीं भेज सकते। तो 2 विधायक की पार्टी के पास 6 राज्यसभा के सांसद होंगे। ये बनाना रिपब्लिक नहीं है तो क्या है ये किस दृष्टिकोण से ये संविधान को आप शेड्यूल 10 के हिसाब से आप मान सकते हैं कि ठीक है हो गया, उसका एक लॉजिकल वो है, लेकिन क्या ये भारत के लोकतंत्र संवैधानिक स्कीम के तहत है? ये इस पर चर्चा होनी चाहिए। दूसरी बात कि देखिए आम आदमी पार्टी के जो नेता अरविंद केजरीवाल हैं,
वो लगातार देखिए कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगाते रहे कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब है बीजेपी को वोट दे रहे हैं, इनके विधायक बाद में ज्वाइन कर लेते हैं। वही बात आपके पास भी आ गई, अब आपके ऊपर भी आ गई। और मुझे तो नहीं याद आ रहा है कि राज्यसभा में कभी इतना बड़ा वर्टिकल स्प्लिट किसी पॉलिटिकल पार्टी का हुआ जैसा आम आदमी पार्टी का हो गया, कि 10 में से 7 लोग निकल गए आपके। होता क्या राजीव जी कि ये बगैर विचारधारा वाली जो पार्टियां हैं उनके साथ ऐसा ही होता है कि उनके जो लोग आते हैं, अब आप देखिए कि किसको, आपके पास विकल्प क्या था आम आदमी पार्टी के जब फाउंडिंग लोगों को देखिए, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, प्रोफेसर आनंद कुमार, मेधा पाटकर, राजमोहन गांधी, इन लोगों को आपने राज्यसभा के नहीं भेजा। आपने भेजा किसको? कोई कपड़े वाले को, कोई मिठाई वाले को, कोई दूसरे ट्रांसपोर्ट के बिजनेसमैन को, कोई और तरीके की, सब आपने जिनको जो पैसे वाले लोग थे उनको आपने भेज दिया। राज्यसभा जिसको हाउस ऑफ एल्डर्स कहते हैं, वहां आपने अपने तमाम बुद्धिजीवियों को छोड़ के इन लोगों को भेजा। अब ये तो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन तो पैसे की डील करता है। उन्होंने पहले बिजनेस किया था, अब उनको बेहतर बिजनेस डील मिली, उन्होंने बेहतर बिजनेस डील कर ली। आप व्यापारी को लाएंगे तो व्यापारी तो व्यापारी करेगा ना राजीव जी। जी, उसका वैचारिक ना कमिटमेंट है ना रुझान है उसका। अब संजय सिंह है जैसे माली राज्यसभा के एमपी, वो भी हैं। संजय सिंह के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि कल को बीजेपी में चले जाएंगे। बहुत एलानिया तौर पे मैं कह सकता हूँ, इसको भरोसे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि वो वैचारिक आदमी है। तो ये सबसे बड़ा दो चर्चा होनी चाहिए कि ये क्या ऑपरेशन लोटस भारत के लोकतंत्र की छवि को खराब कर रहा है। इसकी चर्चा होनी चाहिए कि 2 विधानसभा 2 एमएलए वाली पार्टी के पास 6 एमपी कैसे हैं। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये इधर इस वक्त दिल्ली में ये सब करने के पीछे की राजनीति समझ में आ गई होगी आप लोगों को। और लेकिन बंगाल में बम्पर वोटिंग प्रतिशत वाइज देखा जाए तो, और इस बार का अगर आप पिछला छोड़ दीजिए सब कुछ, तो 93% कहेंगे बम्पर वोटिंग है। और उससे बीजेपी काफ़ी उत्साहित है। बीजेपी को लगता है, सुनील शुक्ला जी, बीजेपी को लगता है कि यहाँ 110 सीटें 152 में से वो लेके आ जाएगी, और अगला जो 142 सीटों पे मतदान होना है वहाँ भी 100 सीटें लेके आ जाएगी। तो ऐसे 210 सीटें हो जाएंगी बीजेपी के पास, और इसके साथ साथ 30 साल तक वो राज करेंगे। और दूसरी बात कि दीदी के गुंडे जो हैं फर्स्ट राउंड में नहीं निकले, वो सेकेंड राउंड में भी ना निकलें, वरना उल्टा लटका के देश के गृह मंत्री पीटेंगे। वही उन्हीं की बात कह रहा हूँ, उन्हीं की जुबानी कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने कल कहा है, इसलिए मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। और ये जितनी बातें बता रहा हूँ तथ्यात्मक रूप से, और चूंकि देश के गृह मंत्री ने कहा है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ सुनील शुक्ला जी कि क्या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव बिल्कुल एक तरफा जा चुका है बीजेपी के पक्ष में? जी, मुझे ये क्यों लगना चाहिए? आप विश्लेषक हैं, आपसे पूछ रहा हूं। मुझे क्यों लगना चाहिए या किसी को क्यों लगना चाहिए? जी, किसी को क्यों लगना चाहिए? आप अगर आप चुनाव का जब आप चुनाव को देखते हैं तो आप देखते हैं अब नॉमिनेशन से प्रक्रिया शुरू होती है, बल्कि उम्मीदवारों के नामों की घोषणा से प्रक्रिया शुरू होती है। कैंपेनिंग को भी आप ऑब्जर्व करते हैं, और फिर जाकर के मतदान की प्रक्रिया को आप देखते हैं। उसके बाद एक आइडिया बनाते हैं कि आखिर होने क्या जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह साहब 110 सीटों का उन्होंने दावा किया। मुझे आश्चर्य, उनको 153 सीटों का दावा करना चाहिए। दावा करने में क्या दिक्कत है? 53 सीट दावा कीजिए, 153 सीट हमको मिलेगी। क्या समस्या क्या है? ये तो 200 पार पिछली बार भी कर रहे थे 2021 के चुनाव में। आखिर कौन सा कारण है कि मेरे जैसा सामान्य समझ का व्यक्ति यह मान ले कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सत्ता में आ रही है? कौन, इसकी वजह क्या है? केवल इस बिना पर कि एसआईआर के नाम पर बड़ी संख्या में लोगों के नाम काटे गए? क्या इस बिना पर
कि मणिपुर में जितने सैनिक बल अर्धसैनिक बल नहीं तैनात किए गए उससे कई गुना ज्यादा लोग अब पश्चिम बंगाल में तैनात किए गए, जबकि पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था बेहतर होने के नाम पर आपने जो चुनाव के चरण थे 7 और 8 चरण घटा करके आपने 2 किया कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। वहां भी आपने इतने केंद्रीय सैनिक बलों को तैनात किया, इतने ऑब्जर्वर्स को आपने ला दिया, तमाम राजनीतिक पर्यटक वहां पहुंचे चुनाव प्रचार के दौरान। किस बिना पर हम इसको मान लें? एकमात्र कारण है, अगर कहा जाए तो निर्वाचन आयोग की जो गतिविधियां वहां चलती रही पूरे SIR को लेकर के, और जो मतदाता वहां का परेशान रहा। इसके अलावा क्या पश्चिम बंगाल के सिविल सोसाइटी का कोई एक नया वर्ग, कोई एक नया समूह, कोई एक नया संगठन ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़ा हो गया? भारतीय जनता पार्टी का जो मत प्रतिशत था, जो मिलने वाला मत, 2019 से बहुत अच्छा उनको मत प्रतिशत मिला। कब मिला? जब कांग्रेस और वामपंथी दलों का जो मत प्रतिशत है उससे भारी गिरावट आई और जबरदस्त तरीके से लाभ हुआ बीजेपी को, और बीजेपी ने लोकसभा के चुनाव में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की, अच्छी खासी संख्या में उन्होंने सीटें जीती। उन सीटों पर भी कब्जा किया जो टीएमसी के पक्ष में थी। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद आता है आपका 2021 का विधानसभा का चुनाव। 2021 के विधानसभा के चुनाव में बड़े पैमाने पर भगदड़ मचती है। टीएमसी के बड़े बड़े नेता टूट के चले जाते हैं। उन्हीं नेताओं में से एक शामिल है आपके शुभेंदु अधिकारी साहब, जो आज विपक्ष के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हो गए हो। कांग्रेस से होते हुए टीएमसी, टीएमसी से होते हुए बीजेपी में चले आए। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता टूटे, टीएमसी के दबाव में कांग्रेस ने भी कई ऐसे निर्णय लिए, लेकिन बीजेपी की तरफ जाने वाले लोगों की अच्छी खासी संख्या रही। ग्राउंड लेवल पे भी वामपंथी संगठनों के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता बीजेपी की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। बाकायदे इसका एहसास किया लोगों ने। 2021 का लोकसभा चुनाव, 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद और 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले बड़ी संख्या में जो टीएमसी के नेता गए थे बीजेपी में, लौट करके वापस आने लगे। सब उनके साथ वापस आए, अधिकांश वापस चले आए, कुछ गिनती के लोगों को छोड़ करके। क्यों हुआ ऐसा? और आज जब 2026 का विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो टीएमसी तो बहुत बड़ी पार्टी है पश्चिम बंगाल में, जिसको तमाम राजनीतिक विश्लेषक गिनते नहीं है, उनमें कांग्रेस है या वामपंथी दल है। उसमें कोई अदना सा कार्यकर्ता ही बीजेपी में गया हो कि अरे तो दुर्दिन खत्म होने वाले हैं, अब तो सत्ता बीजेपी आ रही है, टीएमसी से साथ गांठ बन नहीं पा रही है, बीजेपी में चला जाए। किसी भी महत्वपूर्ण नेता का नाम आप बता सकते हो? भारतीय जनता पार्टी लगी रही वहां। आप मुझे नरेंद्र मोदी जी का एक भाषण आप मुझे याद दिला सकते हैं जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी को टारगेट किया हो? आप मुझे कोई एक कारण बता सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 वर्षों में पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ कोई बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दी हो? 2011 में जब ममता बनर्जी सत्ता में आई, 35 साल के वामपंथी सरकार को खत्म करके, उसका एक लंबा संघर्ष है। वह इस इंतजार में नहीं थी कि लोग एक दिन ऊब जाएंगे वामपंथियों से और उसके बाद उनको सत्ता सौंप देंगे। वह लगातार वामपंथी सरकार के खिलाफ मुद्दे बनाती रही, संघर्ष करती रही, और अंत में आते आते जब भूमि अधिग्रहण का एक कानून आया और उसका जबरदस्त तरीके से उन्होंने विरोध किया, धरने पर बैठी, अनशन किया। आप मौन प्रदर्शन करते हैं बीजेपी का भी कोई कार्यक्रम बता दीजिए आप पश्चिम बंगाल में, कहीं भी, किसी इलाके में? अब ये तो राजनीतिक बात होगी। आप मुझे बीजेपी के गवर्नेंस की बात बता दीजिए कि बीजेपी यह दावा करे कि बीजेपी शासित राज्यों में जहां वह कई दशकों से शासन कर रही है, वहां ये उपलब्धियां हो गई जो पश्चिम बंगाल में नहीं है, हम आकर के आपको देंगे, ये हमारे काम है, अब इसको देख लीजिए। कोई बात कर पा रही है? कोई क्या वैकल्पिक गवर्नेंस की बात कर पा रही है बीजेपी जिससे लोग वहां के प्रसन्न हो जाए? आपके वही नारे हैं, रामनवमी का जुलूस, घुसपैठियों का नारा, डेमोग्राफी राज्य की बदल रही है, सरकार मुसलमानों को, ममता सरकार मुसलमानों को संरक्षण दे रही है, ब्ला 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 ब्ला। यह बात तो आप पिछले कई सालों से करते चले आ रहे हैं। उन कई सालों में जनता तो आपके साथ रह गई वहां की जी। वहां तो ध्रुवीकरण आप नहीं कर पाए जितना ध्रुवीकरण आपको करना था। और ये तो तथ्य है ना,
कि भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन है उसमें 57% हिंदुओं का समर्थन है, बाकी जो अन्य समुदाय के लोगों उनका समर्थन नहीं है। और यह जो समर्थन है उसमें अब धीरे धीरे गिरावट आ रही है। जो 2021 के विधानसभा के चुनाव में जो जन समर्थन हिंदू समुदाय का मिला वो 2024 में उनको समर्थन नहीं मिला। परिणाम में हुआ कि 2019 का जो उनका मत प्रतिशत था उसमें गिरावट आई और सीटों की संख्या में तो और उल्लेखनीय गिरावट आई और जबरदस्त जीत के आना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव और जबरदस्त था वहां। किसकी बात करें, किस बिना पर आप बात करेंगे? केवल एक और एक मात्र आरोप कि मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रही है ममता सरकार। इसके अलावा कौन सा नारा है बीजेपी के पास? किसकी बात कर लेगी? उनके गुंडे नहीं निकल पाए। भाई आप इतने बड़े केंद्रीय सैनिक बलों की तैनाती के बाद भी गुंडे ही बचे हुए हैं वोट देने दिलाने के लिए। ये मैंने जो 92% लोग वोट देने के लिए निकले हुए हैं, ये कौन लोग हैं? और आप बताइए SIR का असर की बात कर लीजिए आप। जिन विधानसभा क्षेत्रों में सर्वाधिक वोट कटे हैं उन विधानसभाओं में सर्वाधिक मतदान हुआ, जिसमें आप सबसे 1 नंबर की विधानसभा सीट है मुर्शिदाबाद की सुजानगंज या उसका नाम ऐसे है शमशेरगंज में 75,000 से अधिक लोगों के नाम कटे थे जी। 96% से अधिक मतदान हुआ है। लाल गोला 50,000 से ज्यादा नाम कटे हैं, 96% से अधिक मतदान हुआ। सवाल इस बात का है कि ये लोग जो वोट देने के लिए निकले कौन है, क्यों वोट देने के लिए गए? क्या इन्होंने SIR के दौरान अपने परिवार के लोगों के नाम को कटने को लेकर जश्न मनाने गए थे? क्या इन लोगों ने जब नाम कटने के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से उनको कोई मदद नहीं मिली, उसका उत्साह मनाने गए थे? किस बिना के लिए गए वो? किस बात के लिए? भारतीय जनता पार्टी को जो जन समर्थन, जिस तरीके का समूह, एक बड़ा जो समूह, कोई नया समूह तो जुड़ा नहीं, अलग कौन सा समूह हुआ या उसमें कमी आई? वो है मतुआ समुदाय। मतुआ समुदाय के कारण से जो आदिवासी बहुल जिले हैं पश्चिम बंगाल के उत्तरी इलाके में नादिया है, बांकुरा है, पुरुलिया है, दक्षिण दिनाजपुर है, ये कुछ ऐसे इलाके, झारग्राम का इलाका है जहां पे आदिवासी बहुल इलाकों में, खासतौर उन इलाकों में जहां मतुआ समुदाय की मजबूत उपस्थिति है, वहां भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सफलता मिली थी। उस समुदाय को जो भारतीय जनता पार्टी ने आश्वासन दिए थे, क्या वो पूरे कर दिए? उनके लोग खुश हैं। उनके लोग कह रहे हैं कि नहीं, जो बातें हमसे कही गई थी 2019 के चुनाव में, उसको लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मतुआ समुदाय, वह अगर आप एक समुदाय विशेष की बात करेंगे आप, तो SIR के दौरान उस समुदाय के लोगों का नाम बड़ी संख्या में मतदाता सूची से कटा है। ये लोग अपने अपने अभिलेख लेकर के BLO के पास या ट्रिब्यूनल के यहाँ दौड़ रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आप उनको नागरिक बनाने का आश्वासन देकर के उनका समर्थन आपने हासिल किया, और जब उनके नागरिकता और उनके मताधिकार पर संकट आया तो आप चुपचाप बैठे रहे। क्या वो समुदाय अभी भी आपके साथ है? बीजेपी से अलग होने के मतुआ समुदाय का क्रम 2024 के लोकसभा चुनाव से शुरू हो गया था। मेरा अपना मानना यह है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ममता सरकार के खिलाफ कोई भी बड़ा राजनीतिक मुद्दा नहीं खड़ा कर पाई। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार विरोधी कोई भी लहर या कोई भी माहौल नहीं पैदा कर पाई। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में कोई ऐसा नया समूह नहीं तलाश कर पाई जिसको अपनी तरफ आकर्षित कर पाई। ध्रुवीकरण और केवल ध्रुवीकरण ही उसका आधार रहा है, जिसके जो पश्चिम बंगाल में फलीभूत होता हुआ नहीं दिखाई पड़ता। मेरा अपना मानना यह है कि जो सफलताएं 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बांकुड़ा में मिला था, नादिया में मिला था, दक्षिण दिनाजपुर के जिले में मिला था, पुरुलिया मिला था, वह सफलता भी दोहरा नहीं पाएगी। उन सफलताओं के लिए भी, और जो अब चुनाव होने वाला है जहां पे इसमें तो एक भी सीट उसको नहीं मिली थी, जहां पे 142 सीटों में एक सीट बीजेपी के पास नहीं है। किस बिना पर आप उम्मीद पाले बैठे हैं? आप कोलकाता में सीट पा जाएंगे, आप हावड़ा में सीट पा जाएंगे, आप हुबली में पा जाएंगे, आप बर्दवान में पा जाएंगे, आप उत्तर 24 परगना में सीट पा जाएंगे। कहां से सीटें ले आएंगे आप?
और इन इलाकों में इन इलाकों में एक जिसको कहते हैं कोर बंगाली समुदाय रहता है, जिसमें वो चीजें अपील नहीं करती है जो भारतीय जनता पार्टी लेकर के आती है। कोई माहौल नहीं बन पाया। और बढ़ा हुआ जो मत है, अगर आप गणना के लिए आपने बताया है कि जो भागीदारी लोगों की संख्या एब्सोल्यूट नंबर में जो 2026 में लोगों ने पार्टिसिपेट किया था मतदान में, उससे ज्यादा नंबर तो नहीं है। प्रतिशत आपने बताया ठीक है, क्योंकि टोटल मतदाताओं इतने लोगों का नाम आपने 90 लाख लोगों का नाम काट रखा है, तो टोटल नंबर के हिसाब से मतदाता सूची जो आपने तैयार किया उसके हिसाब से आप प्रतिशत ज्यादा बता रहे हैं। लेकिन कितने लोगों ने भागीदारी की, सवाल इस बात का है। और वह संख्या क्या 2021 के बराबर है, 2021 से ज्यादा है? ये बड़े सवाल है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। जरा आता हूं जल्दी से प्रफुल्ल जी, बहुत कुछ आप चूंकि वहां ग्राउंड जीरो पे हैं, हम लोग तो बाहर हैं, और इसलिए आपके पास बाद में आ रहा हूं ताकि आप हम सबका सुन लें। हम लोग कितने पानी में हैं उसको आंक लें। आप जरा आप बताइए आप बताइए कि वहाँ चल क्या रहा है। हम लोग अपना विश्लेषण तो यहाँ बैठ के कर ही रहे हैं, जो जहाँ हैं वहाँ से देख रहे हैं। ये बताइए, चलने से मतलब ये है कि ये जो अलग अलग, अभी मैं देख रहा था जब सुनील शुक्ला जी बता रहे थे कि 96% और उसमें भी मुर्शिदाबाद की कई सारी सीटें हैं। कूच बिहार की एक सीट है शीतल कुची, 97.53%, 97.53%। मैं फिर थोड़ा और इंटरेस्ट जगा कि अब सुनील शुक्ला जी बता रहे हैं तो ज़रा इसको देखूं। कूच बिहार में 97.53% बीजेपी का सीटिंग एमएलए है, और बहुत कम मार्जिन से, ज़्यादा अच्छे मार्जिन से पिछली बार 2021 का चुनाव नहीं जीता था। लेकिन टीएमसी भी काफ़ी ज़ोर आजमाइश करते हुए इस बार भी दिखाई दे रही है वहाँ पे। तो ओवरऑल ये परसेंटेज छोड़ दें हम थोड़ी देर के लिए। ओवरऑल कल से लेकर आज तक, जब चूंकि मतदान खत्म हो चुका है, चुनाव आयोग ने अभी तक फाइनल आंकड़े नहीं दिए हैं। फाइनल आंकड़ा नहीं है, वो 4 तारीख को आएगा, चुनाव आयोग ने बता दिया है। आप इंतज़ार कीजिए, रिजल्ट के साथ साथ आंकड़े हम दे देंगे, आप उसको रख लीजिएगा अगले साल के लिए। अभी चुपचाप रहिए। तो जैसे कहते हैं जिस अंदाज में ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, तो ज़रा समझाइए मुझे कि इस आंकड़े में, इस खेल में कौन आगे है? क्या यहाँ बीजेपी और खासकर बीजेपी के देश के गृह मंत्री अमित शाह जो कह रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं, वो सही है 110 सीटों का? सभी को नमस्कार। देखिए सर, दावा तो उन्होंने पिछले 4 भी किया था, वचनेम किम दरिद्रता, वचन से दरिद्र नहीं है, इसीलिए खुलकर उदारता पूर्वक बोलते हैं अपने पक्ष में। तो ये ऐसे लोग हैं। देखिए मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि इनको पिछली बार तो जो मिला था वो तो 59 मिला था। इस बार ये बोलते हैं कि जो 116 अभी 16 जिला में जो चुनाव हुए हैं उसमें इनको 110 मिलेगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे यहाँ बोल रहे थे 110 के प्रति ये आश्वस्त है। तो इनके मुंह में तो इनके लोग घी शक्कर डालें कि इनको मिल जाए, 30 साल तक राज करेंगे। ग्राउंड में ये स्थिति नहीं है, ग्राउंड में वो स्थिति बिल्कुल नहीं है। इस समय में वो वक्त है कि हम लोगों को ये बात सोचनी चाहिए कि हम लोग बार बार कोशिश करते हैं कि अगर ट्रेंड बढ़ता है, मतदान का प्रतिशत बढ़ता है, तो उसका क्या नतीजा होता है। पश्चिम बंगाल में जो राजनीतिक प्रतिशत के घटाव बढ़ाव को मैंने देखा गौर से, तो उसमें ये देखा कि अंतर कलह जब होता है सत्ताधारी दल में, तो मतदान का प्रतिशत उसे क्षतिग्रस्त करता है। और अगर पार्टी सॉलिड हो, कोई अंतर कलह न हो, नेतृत्व में एकदम सिंगल यूनिट कमांड हो, तो उसमें मत प्रतिशत का लाभ उनको मिलता है। 2011 में मत प्रतिशत गिरा था, बहुत नहीं गिरा था, थोड़ा सा ये हुआ था। तो 2011 में उस बढ़ा था थोड़ा सा 4%, 3%। 2006 में जो 81.97 था, वो 2011 में 84.33 हुआ था, इतना ही बढ़ा था। लेकिन सीपीएम की सीट घटकर 235 से 40, 228 से 40 पर आ गई थी, 235 से। 2011 उसका 2006 में उसके पास 235 था, 100 घट के 240 हो गया था। क्यों? क्योंकि सीपीएम में बहुत अंतर कला था। जो लोग जानते हैं बाहर से भीतर की कथा अभी क्या कही जाए, चुनावी विश्लेषण है, लेकिन जो लोग भीतर से जानते हैं वो अंतर कला इतने चरम पर था कि ज्योति बसु तक को यह कहना पड़ गया था, जो उसमें मुख्यमंत्री नहीं थे,
बीमार थे, लेकिन उनको खबर मिली देर से, तो उन्होंने कहा कि हुगली का पश्चिम किसान सभा क्या कर रहा है, किसान सभा से बात क्यों नहीं की। यहाँ सिंगूर का आंदोलन 21 दिन तक वाम फ्रंट के अपने अंतः कला से जूझता रहा। 21 दिन के बाद ममता बनर्जी आई थी दुर्गापुर एक्सप्रेस वे पर, बहरहाल उसको भी छोड़िए। आज जब बात करते हैं हम लोग घुसपैठिए की और लोकतंत्र की, अभी ये बड़ा है कि अंतरकला के कम होने का मतलब है जिसमें यूनिटी ऑफ कमांड लोगों को अधिक दिखता है। जैसे लगता है कि तृणमूल के बारे में जो भी फैसला करना होगा दीदी करेंगी, समाजवादी पार्टी के बारे में जो भी फैसला करना होगा वो अखिलेश जी करेंगे। बिहार में तेजस्वी यादव के हारने का एक कारण यह भी था कि पारिवारिक हड़बड़ी के कारण, पारिवारिक उथल पुथल के कारण उनमें वह निर्णय की वह क्षमता लोगों को नहीं दिखी कि वह यूनिटी ऑफ कमांड में हो, एकमात्र वो फैसला कर सकते हैं, वो अधिकार लोगों को न दिखा, ये मैनेज न कर सके, जिसका नतीजा उनको भोगना पड़ा। हालांकि वो सत्ताधारी दल में नहीं थे, सत्ताकांक्षी में जरूर थे। बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं से भी ये आते हुए नहीं दिख रहे। मुझे याद करना चाहिए इस समय कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस को क्यों छोड़ा था, कांग्रेस के छोड़ने के पीछे क्या क्या दिखते हैं और क्या क्या ये बताइए कि इनके दावे में कितना दम है। छोड़ दीजिए ममता बनर्जी ने क्यों छोड़ा, उस कहानी में बाद में हम जाएंगे, और बिहार में क्यों सत्ता पर काबिज नहीं हो पाया विपक्ष, इस पे भी बाद में जाएंगे। आज की तारीख में मैं पर्सनली, हमारे दर्शक पर्सनली ये जानना चाहते हैं कि कल जो वोटिंग हुई है, मैं प्रतिशत पे भी नहीं जाता हूँ, प्रतिशत में भी यहाँ पर दूसरा गणित है। गणित ये है कि वोटर्स कम हुए हैं, प्रतिशत बढ़ेगा। ये सिंपल सी बात है। 100 का 20% और 90 का 20% दोनों में फ़र्क होता है। अगर आंकड़े 100 की जगह 90 हो गए तो उसका 20% कुछ और होगा और 100 का 20% कुछ और होगा। तो इसीलिए उस पर भी नहीं जाता हूं, और उस आंकड़े को शुरुआत में प्रेम कुमार जी बता चुके हैं। ये बताइए ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। आप चूंकि वहाँ हैं और आप सैकड़ों लोगों से आपने बात की होगी कल से लेकर आज तक, मैं जानता हूँ, क्योंकि आप में वो एक इच्छा रहती है कि जानूं क्या चल रहा है, और वो तब जबकि आप उसी प्रदेश में हैं। इसलिए आपसे बेहतर कौन बताएगा कि आखिर जो दावा कर रहे हैं बीजेपी के लोग, उस दावे में कितना दम है और यहाँ पर कितना आगे बीजेपी दिखाई देती है। पिछले चुनाव 2021 के चुनाव, उसके बाद फिर लोकसभा का चुनाव 2024 का, और एक बात यहाँ पर और भी, 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जब 18 सीटें आई थी लोकसभा की, तो बीजेपी उस समय बहुत गदगद थी कि इस बार तो बिल्कुल सत्ता पर काबिज हो ही जाएंगे, क्योंकि 40% सीटें आ चुकी थी उनके पास, और लेकिन नहीं हुआ। फिर 2024 के चुनाव में 12 सीटें आई हैं बीजेपी के पास, जहां तक मुझे ध्यान है 12 सीटें, 18 से 12 पे आ गए, 6 सीटें कम हो गई। और इधर भले 3 से 77 पे 2021 में चले गए थे, लेकिन अमित शाह दावा कर रहे हैं कि 3 से 77 पे गए तो इस बार पूरे ही पार कर जाएंगे। यानी जो हम पिछली बार नारा लगा रहे थे 200 पार का, इस बार बिना कहते हुए भी 200 पार हो जाएंगे। ये जो है, इसमें कितना दम है, ग्राउंड रिपोर्ट। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर हम लोग बिहार और इधर उधर देखेंगे तो सबसे पहले बैठकर, फिर मैं ये आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि हम पहले ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी पर बात कर लें, क्योंकि ज्ञानेश कुमार गुप्ता अगर हैं तो फिर हमारा सारा विश्लेषण अलग हो जाता है। हम फिर ईवीएम पे बात करेंगे, हम एसआईआर पे बात करेंगे, चुनाव की प्रक्रिया पे बात करेंगे, और इन सब धांधलियों पे बात करेंगे। ज्ञानेश कुमार गुप्ता का कलकत्ता एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए वो हाथ हिलाना जो है बिल्कुल राजनेता की तरह, उस पर भी बात करेंगे। फिर बात हमारी दूसरी हो जाएगी। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, हम कम से कम आज तो ये बात कर ही सकते हैं। 4 तारीख को फिर रिजल्ट के हिसाब से बात करेंगे। ये प्रफुल्ल जी, देखिए सर, यहाँ पर जो लोगों की जो धारणा है, लोग कई तरह से उत्पीड़ित हैं। पहला तो आपने तो हाथ हिलाने वाली बात कही थी। जिस ढंग से यहाँ के एक प्रमुख पार्टी को कहा गया चुनाव आयोग के कार्यालय में कि गेट लॉस, दफा हो जाओ, निकल जाओ, लोगों ने बहुत अपमानित महसूस किया। दिल्ली में और मुंबई में जब बांग्ला भाषियों को बांग्लादेशी करके अपमानित किया जाता था तो बंगाल का कलेजा छलछला जाता था कि हमारे लोग को वहाँ अपमानित किया जा रहा है। उसका असर यहाँ पर कैसे नहीं दिखेगा। पश्चिम बंगाल के लोगों को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर, यह लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी क्या होता है? बनर्जी अगर बंदोपाध्याय और बनर्जी में है, इसमें तो कोई लॉजिकल कोई डिस्क्रिपेंसी है नहीं, क्योंकि ये यहाँ होता है। तो ये इलॉजिकल डिस्क्रिपेंसी को उन्होंने
चुनाव आयोग ने आधार बनाया अपना। लॉजिकल इसमें कुछ नहीं है। इसके पहले कभी उन्होंने बात की होती कि हाँ डिफाइन क्या होता है कि लॉजिकल है और ये इलॉजिकल है, तो बात समझ में आती है। एक टर्म उछाल दो और जिसका अर्थ तुमको खुद पता हो और उसके बाद बहस को अपनी तरफ ले जाओ। तो डिबेट तो आप जीत सकते हैं, हो सकता है अच्छे अच्छे शब्दों से, चुनाव नहीं जीत सकते हैं। लोगों का दुख दर्द काफी है, इसलिए ये जो सीट मिला इनका, मुझे लगता है कि इनके सीट में डिक्लाइन का रुझान है। लोग काफी खफा है, लोगों को लगता है कि इनके अस्तित्व को लगातार चुनौती दी जा रही है। बंगाली होने के प्रति इन्होंने कमतरी का एहसास लोगों को करा दिया है। बंगाल के लोग अपने आप को अन्य लोगों से, जैसा कि सभी जगह होता है, ये जातीयता का गुण होता है, वे अपने आप को थोड़ा सा ऊंचा ही समझते हैं। अगर कोई उनको बार बार गैर वाजिब तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो उसका उस पर असर होता है। यहाँ तो चुनाव अभियान की तरह हो रहा है सर, केंद्र सरकार की तरफ से सारे अधिकारी बदले गए, सारे कुछ हो गया। इसलिए लोगों का अगर मत प्रतिशत जरा सा भी पेटी पर परिलक्षित होगा तो ये 107 का ये अपने पिछला रिकॉर्ड को भी कायम नहीं रख पाएंगे और निश्चित रूप से कांग्रेस की वापसी होगी। अब कितने सीट पर होगी, कांग्रेस कौन सी? कांग्रेस टीएमसी या कांग्रेस पार्टी? नहीं, कांग्रेस आईएनसी की बात कर रहे हैं जी। आईएनसी का कुछ पर होगा। आपने ध्यान दिया होगा कि कांग्रेस इस समय में यह नहीं चाहती है कि वह तृणमूल को परेशान करके यहाँ पर सत्ता में आए। वह सिर्फ झलकाना चाहती है और सिर्फ देखना चाहती है। वह जीरो है इस समय में, इसमें विपक्ष में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। अधीर बाबू जीत रहे हैं कि नहीं? अधीर बाबू, हाँ, अधीर बाबू जीतेंगे। अधीर बाबू अपने कारणों से जीतेंगे, उनका वहां पर वो गढ़ है। अधीर बाबू पिछली बार भी जो हारे थे तो उसके पीछे भी बहुत सारी कहानी है। उनको वहां से हारना नहीं चाहिए था और उससे भी उन्होंने काफी शिक्षा ली है, तो वो जीतेंगे वहां से। और भी कई सीट है जहां पर जीतेंगे, लेफ्ट के भी कुछ सीट जीतेगा। लेकिन अभी ये सब चीजें इतने फ्लूइड है क्योंकि टीएमसी और ऐसा भी तो हो सकता है प्रफुल्ल जी कि ये लोग मिलके एक दूसरे के वोट काटें। मालूम हुआ जब आंकड़े देखेंगे तो तीन बंदरों की कहानी जो है वो रोटी बांटने वाली, एक ले गया। नहीं, ये दोनों देखिए अभी क्या हुआ है कि ये जो इनकम्बेंसी है, लोगों की सरकारों से शिकायतें कम हुई है और उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। लोग शिकायत होता है आधार, कानूनी आधार के बल पर शिकायत होता है, हक के आधार पर शिकायत होती है। लोगों के हक को इतना पहेली बना दिया गया है कि लोग अब शिकायत नहीं करते हैं, उम्मीद करते हैं कि कहीं से कोई राहत आ जाए, तो उम्मीद बढ़ती जाती है। तो हक और उम्मीद का भी ये द्वंद है। और इस समय में क्या हो रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी जिसको हम लोग बोलते हैं, या कम्बेंसी डिसएडवांटेज, कम्युनिटी डिसएडवांटेज बीजेपी को भी है और ये तृणमूल को भी है। इसी कम्युनिटी ये इसको जिसको बोलते हैं इनकम्बेंसी डिसएडवांटेज का एक प्रवाह तृणमूल की तरफ जाएगा, एक प्रवाह भारतीय से कांग्रेस की तरफ आएगा। मैं कहता हूं कि जो सीपीएम का अगर साफ शब्दों में सुने तो वाम फ्रंट का जो एंटी इनकम्बेंसी का लाभ मिलेगा, इन दोनों के एंटी इनकम्बेंसी का वो मिलेगा, वो यहाँ के लोकल लोगों का अधिक मिलेगा। और जो बाहर के लोग जिनको आप कहते हैं उनका भी लाभ सीपीएम को नहीं मिलेगा, लेकिन कांग्रेस को दोनों का लाभ मिलेगा। इसीलिए इस जो एंटी इनकम्बेंसी या एडवांटेज जो इनको मिलेगा, डिसएडवांटेज से जो इधर आएगा कांग्रेस की तरफ और वाम की तरफ, तो वाम से कांग्रेस का सीट ज्यादा आएगा। निवर्तमान विधानसभा में भी कांग्रेस को उसका सीट ज्यादा था, कांग्रेस का प्रतिशत ज्यादा, सीट भी ज्यादा था। उसी हिसाब से ये प्रतिशत ज्यादा था, सीट तो नहीं थी। नहीं 21 में 21 की 21 में 16 में जहाँ उसको 44 21 में नहीं थी, 21 में नहीं थी, 21 में जीरो, 16 में 21 में तो जीरो है सब, 7.7% इनका रिश्ता। तो उसमें उसके पहले की बात मैं कर रहा हूँ, 44 सीट ज्यादा था और 26 के आसपास इनका था, वाम फ्रंट का रह गया था। तो अंतरकला से ये हारा था। इस बार बहुत सारी चीजों इन लोगों ने अपने आप को मान लिया है और पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने इनका यही कथन है कि आपने तो हमें निश्चिह्न कर दिया। बांग्ला में ये बताइए, ये भी बताइए जरा, ये बताइए कि बीजेपी किस दम पे बोल रही है कि हम सरकार बनाएंगे? कहाँ कहाँ बीजेपी मजबूत है? मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर जो हैं वो बीजेपी के लिए काम कर पाए? 22 सीटें हैं मुर्शिदाबाद में, नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। बिल्कुल, वो तो गए नहीं कर पाए। वो गए थे वहां करने के लिए, तो वोट के दिन तक गए थे कि वहां हंगामा खड़ा हो, कोई हिंदू मुस्लिम क्लास हो, कोई इस तरह की बात बने, लेकिन बहुत हल्के में बात को दबा दी गई।
अच्छा, पग लिया गया। दूसरा एक चीज और बताइए प्रफुल्ल जी कि जो इधर का एरिया है नॉर्दर्न पार्ट यानी नॉर्थ बंगाल जो है, नॉर्थ बंगाल जिसमें कूच बिहार, अलीपुरद्वार, फिर जलपाईगुड़ी, ये सब जो है, दार्जिलिंग, ये सब, इधर बीजेपी अपने आप को काफ़ी मजबूत मानती आई है। क्या रिपोर्ट है अभी, जो कल, चूंकि कल वोटिंग हुई है उस एरिया में, इसलिए? जी जी, तो उसका कारण यह है कि यहाँ जो कूच बिहार की आपने चर्चा की है, कूच बिहार जो है सो इसका नाम ही कोच बिहार है। ये जो आसाम से इसका संबंध है, वहाँ के साम्राज्य से जो घूमने फिरने आए थे, और राजवंशियों का संबंध उन्हीं लोगों से। तो ये बंगला जातीयता के सहज हिस्सा में वो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको बंगला प्राइड से अलग कर दिया, उनको बताया कि तुम बंगाली नहीं हो, क्योंकि वो आदिवासी बंगाली नहीं होता है। सुभाष घिसिंग को लोग बंगाली नहीं गिनते थे, मुझे भी नहीं गिनेंगे। मैं तो कहता हूँ कि मैं मैथिली भाषी बंगाली हूँ, हिंदी भाषी बंगाली हूँ। जैसे गोरखा लोग जो थे, आप बिहारी बंगाली हैं, आप बिहारी बंगाली हैं। नहीं, चूंकि हमारे राज्यों का गठन भाषा के आधार पर हुआ है सर, तो हम इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं मैथिली या हिंदी भाषी बंगाली हूँ। तो लेकिन जैसे गोरखा नेपाली हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भिन्न भिन्न भाषाओं के हैं, मूल भाषा के नहीं। यहाँ भी जो आदिवासी हैं वो बंगाली नहीं गिने जाते हैं, वो उसके बंगला जातीयता के अलग है। तो खैर वो तो जो सामाजिक समीकरण है उस पर फिर भी चर्चा होगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने वहाँ भेद पैदा कर दिया, उनको बता दिया। तो कामतापुरी आंदोलन का आपने नाम सुना होगा, कामता साम्राज्य था वहाँ। तो कामतापुरी आंदोलन को उनको एहसास करवा दिया किस तरह का है। और जो आप कह रहे हैं कितना प्रतिशत बढ़ा है, आप कुछ बिहार की जब चर्चा कर रहे थे 97%, तो मैंने कहा उसमें कुछ शक्ति का भी योगदान होगा। अब शक्ति का योगदान, आप शक्ति को अंग्रेजी में बेसी समझते हैं, तो जो लोग समझते हैं वो समझ जाएंगे कि शक्ति के योगदान का मतलब क्या होता है। तो ऐसी भी सूचना आई थी कि खास करके जो सहयोगी लोग मथुआ समुदाय किधर गया है ये बताइए, मथुआ किधर गया है? बहुत मथुआ के लिए बांग्लादेश तक गए थे पिछली बार हमारे साथी, हमारे देश के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त। जी, मथुआ तो उनसे विच्छिन्न हो ही गए हैं, इस बार उनका नाम कटा है। मथुआ का एक अंश तृणमूल की तरफ जा रहा है, दूसरा अंश कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ जाएगा। बंटवारा हो गया। मथुआ वो पूरा का पूरा उधर नहीं जाएगी। हालांकि जो राजनीति ये करना चाहती थी ममता बनर्जी की तरफ सभी लोग चले आए, वैसा नहीं होगा। सीपीएम को उसका एक अंश उसका जाएगा, और उनके जो ठाकुर गांव के जो लोग वगैरह हैं वो उस पर है। इसीलिए मुझे ये लगता है कि यहाँ पर इनको उत्तर जो कल जो सीट हुआ राढ़ बंगाल में, इनको बहुत धक्का लगेगा। जिसको पहाड़ी माटी, लाल माटी बोलते हैं, उस पर तृणमूल को भी कम हो सकता है। क्योंकि अब आप कहना सुनना चाहें तो मैं छत्रधर महतो का नाम आपको याद दिलाना चाहूंगा। जब जंगल महल का आंदोलन हो रहा था, तो उन तमाम आंदोलनकारियों के साथ जो हुआ पिछले 15 साल में, वो घाव अब बहुत तीखा हो गया होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। तो वहां भी वो है, एक रिटर्न बैक है। और यही कारण और है, एक छोटा सा और ये यही जो कारण है सर, इसको कंप्लीट कर लूं, यही कारण है कि शुभेंदु अधिकारी यह कहते हुए पाए गए कि बहुत अन्याय हो रहा है, बहुत अन्याय हो रहा है, अकेले निकल गए थे, उनके पीछे कोई सनातन खत्म हो जाएगा। बीजेपी नहीं आई तो सनातन खत्म हो जाएगा। दर्द जो उभर रहा होगा, वो जिधर जा रहा होगा, तो नेता है तो उनको खबर तो होगी। जी, आखिरी एक सवाल फिर प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास आता हूं। अमलेंदु जी भी हैं, और मैं चाह रहा था एक्चुअली आज की थोड़ा हम ईरान पे भी बात करें। आखिरी एक सवाल प्रफुल्ल जी, कि ये जो एरिया है बिहार से सटा, खासकर झारखंड से सटा हुआ पुरुलिया, ये सब जो एरिया है, इधर क्या हाल है? क्योंकि बीजेपी इधर भी काफ़ी उम्मीद लगाए बैठी हुई है, जो अभी सेकंड फेज में होना है। जी, नहीं तो ये आदिवासी इलाके में ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उधर से लोगों के जो एक्चुअली में खबर भी उधर से उतनी नहीं आती है, और जो राजनीतिक कार्रवाइयाँ हो रही है उसमें आदिवासियों का भी मोह भंग निश्चित रूप से हुआ है। लेकिन कांग्रेस के प्रति उनका रुझान नहीं बढ़ रहा है। ये कांग्रेस को इस बात पर सोचना चाहिए, क्योंकि एक समय में आदिवासी और वनवासी के मुद्दे को कांग्रेस ने जितनी तेजी से उठाया था, धीरे धीरे उसको छोड़ दिया। क्योंकि राम जब बन गए थे तो वनवासी हुए थे, लेकिन आदिवासी नहीं हुए थे। हम भी आज जाएंगे, झारखंड में बहुत दिन रहे हैं, हमारा बचपन वहीं बीता है, तो हम वहां पर वनवासी तो हो सकते हैं, आदिवासी नहीं हो सकते हैं। लेकिन एक आदिवासी अगर मुंबई में भी आ जाएगा तो वह आदिवासी ही कहलाएगा। राहुल गांधी ने तो इस पे राहुल गांधी ने इसको कई मौकों पे बोला है ना, कि ये वनवासी कहते हैं जबकि आदिवासी।
ये आदिवासी और वनवासी का मामला काफी उठाया था राहुल गांधी ने, खासकर छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, इन तीनों राज्यों में उन्होंने काफी उठाया था। और आदिवासी आदिवासी हैं, वनवासी ये लोग कह के आदिवासियों का अपमान करते रहे हैं, ये साफ है, और इसको राहुल गांधी ने उठाया था। खैर आता हूं जल्दी से, बहुत जी मैं सिर्फ इस चुनाव में नहीं उठा मामला, इस चुनाव में तो कोई मामला नहीं उठा। लगभग एसआईआर का उत्पीड़न और एसआईआर का पराक्रम और उसी के घुसपैठिया, इसी मामले पर पूरा चुनाव हो गया। तो क्या एसआईआर का भार, बोझ जो है वो बीजेपी कितना उठा पाएगी पश्चिम बंगाल में? ये बिहार नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु दोनों जगह पे, दोनों राज्यों में बीजेपी या एनडीए की सरकारें नहीं हैं। ये सबसे बड़ी चिंता है। और देखिए प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, यहाँ थोड़ा सा इसको और डीपली समझने की कोशिश हम लोग करें। देखिए, इसी चुनाव से पहले 3 दिन का स्पेशल सेशन बुलाया जाता है, महिला आरक्षण को लाने की कोशिश होती है, महिला आरक्षण मुद्दा लाने की कोशिश होती है, और उस मुद्दे पे सफलता नहीं मिलती है। अब आज एक नया मुद्दा लाया गया आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों को तोड़कर कि ये देखो हम लोग कितने दूध के धुले हुए हैं, हमारी पार्टी लोग ज्वाइन कर रहे हैं दूसरी पार्टियों को छोड़ के, और एक नहीं बल्कि 2/3। तो ये सारे मुद्दे लाने के पीछे की सियासत, राजनीति क्या हो सकती है? क्या जो शुरुआत में आप कह रहे थे, और इतनी बातें हमारे तमाम साथियों के, अमलेंदु जी को छोड़कर आप 4 साथियों की हमारी बातें आपने सुनी, क्या यहाँ पर ये मामला बुरी तरह फंसा हुआ है? क्योंकि आप लोगों के विश्लेषण के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, सुनील शुक्ला जी ने भी बहुत क्लियर बातें बताई हैं, गणित बताया है हमारे साथी प्रेम कुमार जी ने, प्रशांत जी ने, तो उस हिसाब से क्या यहाँ पर अब जो कहानियाँ, जो बातें चल रही हैं वो हवाई माना जाए? ये आज 24 तारीख बीत गई, अब 5वें दिन चुनाव है, 29 तारीख को, दूध का दूध पानी का पानी 4 तारीख को हो जाएगा। देखिए राजीव जी, प्रबंधन शास्त्र में, मैनेजमेंट साइंस में हम लोग सारा अंदाजा लगाते हैं इंडिकेटर से, संकेतकों से। एक लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, कंकरेंट इंडिकेटर्स होते हैं और लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं। इसका माने कि जहाँ संकेत मिल रहे हैं और संकेतों की भाषा को इंटरप्रेट करना आवश्यक होता है। देखिए अमित शाह साहब ने जो भी स्टेटमेंट दिए, मान लीजिए आपकी लड़ाई किसी ऐसे आदमी से हो जो इनसिग्निफिकेंट हो, आप जानते हैं कि 1 मिनट में इसको हरा दूंगा, आप बताइए इस प्रकार के स्टेटमेंट आप देंगे क्या? लेकिन अगर आपको लगता है कि जिससे आपकी लड़ाई है बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है, तो आप साइकोलॉजिकल लड़ाई लड़ने की कोशिश करेंगे कि भैया किसी तरह से इस आदमी को भयभीत कर दो जिससे ये मुझसे सामना न कर पाए। देखिए अमित शाह साहब ने जो स्टेटमेंट दिया कि जितने गुंडे हैं 5 तारीख को इनको पेड़ों पे लटका देंगे उल्टा, मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं अमित शाह साहब, क्या कहना चाह रहे हैं? मेरे हिसाब से बताएंगे, प्रफुल्ल जी बताएंगे, बंगाल की जो राजनीति है ये बात बिल्कुल पक्की है, जो जीतेगा वो हारने वाले कार्यकर्ताओं का फिर क्या होगा वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं अपने बंगाल के अपने कार्यकर्ताओं को कि तुम जीत रहे हो, पिटोगे नहीं। और वास्तविकता ये है, और इसीलिए वो 15 दिन से बंगाल के अंदर बैठे हुए हैं अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज देने के लिए कि आई हैव मैनेज्ड एवरीथिंग, यू डोंट वरी, यू आर विनिंग। जबकि वास्तविकता ये है, अगर वो कॉन्फिडेंट होते, और ये जो दिल्ली के अंदर कांड हुआ है आम आदमी पार्टी वाला, ये भी इसीलिए हुआ है कि लोग भ्रमित हो जाएं और उधर एक मैसेज चला जाए कि हम आम आदमी पार्टी, जैसे अरविंद केजरीवाल जो ये दावा करते थे कि कांग्रेस टूटती है और कांग्रेस को जिताने से कोई फायदा नहीं, इसके विधायक तो बीजेपी में चले जाते हैं। आज उसके सारे ऐसे शहंशाही राज्यसभा सांसद जो जमीन से जुड़े नहीं थे, जिनको क्यों अरविंद केजरीवाल ने राज्यसभा सांसद बनाया था मुझे नहीं पता, आज भारतीय जनता पार्टी में चले गए। इसका मतलब एक अमित शाह ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि टीएमसी को अगर तुम वोट दे भी दोगे तो उनके विधायकों को हम तोड़ लेंगे। और एक चीज और मेरा जो अंदेशा है, 4 तारीख के बाद चंद्रबाबू नायडू की कुर्सी भी खतरे में है, और नीतीश कुमार को तो उन्होंने निपटा ही दिया है। चंद्रबाबू नायडू के यहां और पंजाब के अंदर भी हो सकता है आम आदमी पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ी फूट हो जाए और चंद्रबाबू नायडू भी अब जवाब देने लायक न बचे। भारतीय जनता पार्टी ने क्यों, जो मोदी जी का डोनाल्ड ट्रंप हश्र कर रहे हैं और जो मैसेजिंग हिंदुस्तान के अंदर हो रही है, उस पर डिस्कशन आप लोग न करें।
आप लोग डिस्कशन वेस्ट बंगाल पे न करें और इधर उधर डिस्कशन करें, इसी की तरफ वो प्रयासरत है। लेकिन सारे के सारे इंडिकेटर्स ये बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल में ईमानदारी से बुरी तरह चुनाव हार रही है। लेकिन ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी कुछ भी कर सकते हैं, देश के अंदर कुछ भी हो सकता है। लेकिन पहली बात फिर दोहराता हूं, सांप छजूदर की गति है, निकलेंगे तो भी मरेंगे, नहीं निकलेंगे तो भी मरेंगे। क्योंकि बंगाल के अंदर अभी तक जो हिंदुस्तान के लोग मांग कर रहे थे, एक आंदोलन ऐसा खड़ा हो कि लोग सड़क पे आएं और सड़क पे आके एक लोकतांत्रिक अहिंसात्मक आंदोलन चलाएं। मुझे लगता है ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने अगर ज्यादा दुस्साहस किया तो वो लड़ाई की शुरुआत कलकत्ता से होगी और हम उत्तर प्रदेश बिहार वाले भी उस पर साथ देंगे। जी, एक ट्रेंड देखिए जरा, और आप लोगों के सामने एक ट्रेंड, हाँ यहाँ कुछ प्रफुल्ल जी जोड़ना चाहते हैं, फिर अमलेंदु जी आपके पास, और उस ट्रेंड की बात करेंगे। हाँ, सर ने बहुत अच्छा कहा, आखिर मैनेजमेंट का अनुभव बहुत बड़ा होता है सर। और हुआ क्या कि इतने इनकी कोशिश के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने जिन लोगों को तैयार किया था सीधे लड़ने के लिए, बूथ पर आने के लिए, वे लोग आए नहीं। तो जाहिर है कि वे लोग जब नहीं आए और तृणमूल के लोग भी तब नहीं आए, क्योंकि इधर से तो तैयार थे। इसीलिए हिंसा कम हुई है, क्लैशेस कम हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट कम हुआ है, क्योंकि इधर के लोग ही हिम्मत नहीं जुटा पाए। उन लोगों को हिम्मत जुटवाने के लिए आज कह रहे थे कि फिर ये काम करूंगा। पिछली बार पिछले उल्टा लटकने वाले पर बात पर विश्वास नहीं किया, तो लोग नए सिरे से विश्वास करें, इसलिए कहा गया। सर प्लीज। जी, एक छोटी सी बात आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं, फिर अमलेंदु जी आपके पास आता हूं। समय हो रहा है, मैं समझ रहा हूं, आप लोग भी बोर हो रहे होंगे, मैं ज़्यादा बोल रहा हूं, लेकिन बहुत बातें हैं जो यहाँ ज़रूरत है, इसलिए रख रहा हूँ। 2024 के बाद से कितने चुनाव हुए? देखिए, हरियाणा का चुनाव सरकार पे पहले किसकी थी? वहाँ पे बीजेपी की थी। महाराष्ट्र का चुनाव सरकार किसकी थी? वहाँ पहले बीजेपी की थी। उसके बाद आइए जम्मू कश्मीर का चुनाव करवाया गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर को दो भाग में बांटने के बाद, तो वो फ्रेश चुनाव। और झारखंड का चुनाव करवाया गया, वहाँ बीजेपी की सरकार नहीं थी, वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार कह सकते हैं आज की तारीख में। उसके अलावा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार, यही था। फिर बिहार। अब आप देखिए कहाँ का ट्रेंड, देखिए कहाँ कहाँ बीजेपी जीती है। बीजेपी वाले राज्य हरियाणा में, बीजेपी वाले राज्य महाराष्ट्र में, बीजेपी वाले राज्य बिहार में, जहाँ एनडीए, और वहाँ भी महाराष्ट्र में भी एनडीए। दिल्ली में जो हुआ आप सब हम लोग नज़दीक से देख लिए, दिल्ली में क्या हुआ, बीजेपी जीत गई। झारखंड नहीं जीत पाई, और उधर जम्मू कश्मीर नहीं जीत पाई, जम्मू कश्मीर में उतना सब कुछ करने के बाद नहीं जीत पाई। आप इस ट्रेंड को ही अगर फॉलो करें तो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु बीजेपी के लिए जीतना बहुत मुश्किल है। इस ट्रेंड को अगर फॉलो करते हैं तो बीजेपी के लिए ये दोनों राज्य जीतना, जितनी भी कोशिश कर लें, और इसीलिए शायद एसआईआर को लाकर वहाँ बिहार में जो करने की कोशिश हुई, और ममता बनर्जी जितना यहाँ एक्टिव दिखाई दी, सुप्रीम कोर्ट तक आकर दलीलें पेश की, उससे दिखता है कि बहुत मुश्किल है। और इसके लिए यहाँ 2 प्रयोग तो हो गए, अभी 5 दिन का समय है, मैं अभी इसलिए कह रहा था 2 प्रयोग। एक प्रयोग हुआ 16, 17, 18 3 दिन संसद की कार्यवाही चला के और महिला आरक्षण की बात करके। दूसरा प्रयोग आज हो गया यहाँ पर आम आदमी पार्टी में टूट करवा कर। अब तीसरा चौथा प्रयोग क्या होगा इन 4-5 दिनों में, मुझे नहीं पता। आप लोगों को कुछ लगता हो तो ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये एक ट्रेंड को फॉलो करने की कहानी है, और इससे देखेंगे तो तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल 4 तारीख को क्या होने जा रहा है वो आप समझ सकते हैं। अमलेंदु जी, आपके सवाल का जवाब अमित शाह जी ने दिन में दे दिया था, और उन्होंने कहा था कि असम में भी हम तीन सीट पे थे, और असम में भी कोई नहीं कहता था हम आ जाएंगे। हमने मणिपुर में भी सरकार बना ली, असम में भी हमने सरकार बना ली, ये वो कह चुके हैं। त्रिपुरा में भी बना ली, ये वो जवाब दे चुके हैं। हाँ, वो कह चुके। तो उनको भरोसा बहुत ज्यादा है ज्ञानेश कुमार पे है राजीव जी। जितना भरोसा आपको ज्ञानेश कुमार की मतलब है, जितना आपको उससे ज्यादा अमित शाह जी को भरोसा है। तो ज्ञानेश कुमार जी को जितना भरोसा कर रहे हैं, ज्ञानेश कुमार जी उसमें कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, ये देखना होगा। लेकिन आज जब अमित शाह जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आना पड़ा है राजीव जी, इसका मतलब ज्ञानेश कुमार जी काम नहीं कर पाए हैं, ये संकेत है। और उससे भी काम नहीं चला तो उसके बाद दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस राघव चड्ढा की करानी पड़ी है। 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है राजीव जी।
अमित शाह जी की 11 बजे हुई है और उसके बाद 2:30 बजे के आसपास 3 या 3:30 बजे के आसपास राघव चड्ढा की हुई है, फिर राघव चड्ढा की हुई है। तो दो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवानी पड़ी है यही बताने के लिए कि बंगाल हम जीत लेंगे, लेकिन जीत नहीं है राजीव जी, चूंकि उनकी भाव भंगिमा जो है वो अमित शाह जी की बता रही है कि काम खत्म हो चुका है बंगाल में। और अगर उत्तर बंगाल में काम नहीं हो पाया राजीव जी, तो दक्षिण बंगाल में कोई सवाल ही नहीं उठता है कि कुछ काम हो पाए। ये राजीव जी मुझको लगता है, जो गट फीलिंग होती है वो जो कह रही है। बाकी अब ज्ञानेश कुमार जी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं तो आने वाला समय बताएगा, और कितना काम कर पाए कितना नहीं कर पाए ज्ञानेश कुमार जी, लेकिन अमित शाह जी को भरोसा रहा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अमित शाह जी का भरोसा ज्ञानेश कुमार जी से टूटा है निश्चित तौर पे, और उसकी सजा ज्ञानेश कुमार जी को 4 मई के बाद क्या मिलेगी ये अमित शाह जी तय करेंगे। हमको तय नहीं करना है, ये अमित शाह जी तय करेंगे, वरना शपथ पत्र देंगे या फिर जो है राष्ट्र से माफी मांगेंगे, और तीसरा कोई विकल्प नहीं है, ऐसा कुछ होगा राजीव जी। लेकिन कुछ ना कुछ इस तरीके की चीज होगी। तो ये राजीव जी आज जो दो कांड किए गए हैं ये सिर्फ जो है यही है कि ये बताने के लिए कि हम बंगाल में जीत सकते हैं। और ये जो सुबह कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह जी ने कि हमने असम में भी सरकार बना ली थी, हमने मणिपुर में भी बना ली थी, हमने त्रिपुरा में भी बना ली थी, बंगाल में भी हमारी सीटें 3 ही थी, ये भी कहा कि बंगाल में भी हमारी सीटें 3 ही थी और यहाँ भी हम जो है वो 77 सीट ले आए। तो ये सारी बातें जो कहने का तात्पर्य था वो ये भरोसा दिलाना था कि अगर आपका भरोसा टूट रहा है कि बीजेपी यहाँ से निकल गई है, तो भाई हमें ज्ञानेश कुमार जी पे भरोसा है, तो आप लोग जो है वो घरों के अंदर रहिए, तो हम जो है अपना काम कर लेंगे। तो ये एक संदेश देने की कोशिश अमित शाह जी की तरफ से राजीव जी थी। लेकिन जो भी राजीव जी सूचनाएं आ गई हैं और जितने भी लोगों से बातचीत होती है, सोशल मीडिया पर भी जो बातें आती हैं, उन सब का लब्बो लुआब जो है कुल मिलाकर यही लग रहा है कि बंगाल अभी भी जो है वो बीजेपी के लिए काफी दूर है। राइट हाउस बिल्डिंग बीजेपी के लिए अभी जो है काफी दूर है बीजेपी से। ये बात मोदी जी भी जानते हैं, वरना राजीव जी आज हुगली में पानी नापने काहे को गए थे कितना गहरा है? अब कूदना तो था नहीं उन्होंने नाव से नीचे, तो पानी नापने अगर गए थे तो यही नापने गए थे बीजेपी जो है वो 77 में से कितनी जो है अब कम जाएगी, तो यही नापने के लिए गए होंगे राजीव जी। बाकी अब जो नेता जो कौन चला जाता है कौन नहीं चला जाता है, एक महत्वपूर्ण बात राजीव जी है कि इस दौरान हमने पश्चिम बंगाल में नहीं सुना कि कोई नेता जो है वो लौट कर बीजेपी में गया हो या बीजेपी में किसी और का मतलब किसी का गया हो, इस बार नहीं हुआ। वरना शुरुआत हो जाती थी चुनाव से 6 महीना पहले ही उस राज्य में आ गए, वहां से आ गए, यहाँ से आ गए, यहाँ नहीं हुआ, बल्कि उल्टा हुआ। मुकुल राय जो थे बीजेपी में चले गए थे, उसके बाद वो जिस समय उनकी मृत्यु हुई तो उस समय तक ये पता ही नहीं चला कि मुकुल राय बीजेपी के विधायक थे कि मुकुल राय टीएमसी के विधायक थे, यही तय नहीं हो पाया था। तो चले गए थे बीजेपी में, वहां महासचिव भी थे, उसके बाद लौट के आ गए थे, बाबुल सुप्रियो लौट कर आ गए थे। तो इस तरीके की चीजें राजीव जी हैं। दूसरा जो प्रफुल्ल जी ने जो एक जानकारी दी, मुझे लगता है वो काफी महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस राजीव जी इस बार वहां पूरी ताकत के साथ लड़ी है और उन्होंने सारी सीटों पर अपने प्रत्याशी भी लगभग उतारे हैं। तो ये एक संकेत है कि हम तीसरा एक विकल्प देने की कोशिश कर रहे हैं, और वो जो मतदाता जो ममता बनर्जी से नाराज है और उसको कोई तीसरा विकल्प नहीं मिलता था और वो बीजेपी को जाता था, मुझे लगता है कि इस बार वो परिस्थितियां नहीं होंगी कि ममता बनर्जी से नाराज मतदाता बीजेपी को जाए। जो कट्टर दुश्मन ममता बनर्जी का होगा तो वो बीजेपी को पसंद नहीं करेगा, वो अब तीसरे विकल्प के तौर पर कांग्रेस की तरफ जाएगा। तो राजीव जी ये कुछ चीजें हो सकती हैं। और आपने एक सवाल पूछा था कि मथुआ मतदाता किधर है, प्रफुल्ल जी से भी था, हालांकि मुझसे वो सवाल नहीं था, लेकिन राजीव जी मथुआ जो है वहाँ, और अब मुझे लगता है कि उनमें काफी ज्यादा नाराजगी है। मथुआ जो समुदाय है उनका राजीव जी एक आंदोलन वो चलाते थे, निखिल भारत उद्वास्तु समिति, और वो काफी लंबे समय से चला रहे हैं। नितिन गडकरी जिस समय अध्यक्ष थे बीजेपी के, उस समय दिल्ली में एक कार्यक्रम में वायदा करके आए थे कि हम सारे जो बांग्लादेश से आए हुए हैं ये शरणार्थी, इनको सबको नागरिकता देंगे, और वो नागरिकता अभी तक नहीं दी गई है। उनके 2 नेता हुआ करते थे, डॉक्टर सुबोध विश्वास नागपुर के, और एक अंबिका राय जो इस समय बीजेपी से विधायक हैं कल्याणी से सुरक्षित सीट से वो। तो राजीव जी असम में दोनों गिरफ्तार किए गए, अंबिका राय भी और डॉक्टर सुबोध विश्वास भी। अंबिका राय जी पहले छूटा है, डॉक्टर सुबोध विश्वास लगभग 2 साल जेल में रहकर आए। चूंकि डॉक्टर सुबोध विश्वास नागपुर के थे तो इसलिए उनका कोई काम नहीं था, लेकिन अंबिका राय साहब 2021 में चुनाव बीजेपी से लड़ लिए, इस बार भी शायद बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये राजीव जी है, लेकिन वहाँ नाराजगी मथुआ समुदाय में बहुत ज्यादा है, और अंबिका राय से खास तौर से है कि तुम बीजेपी से विधायक भी बन गए, लेकिन अभी तक आप जो हैं वो नागरिकता नहीं दिलवा पाए हैं। और अगर वास्तव में SIR और NRC वगैरह सब होता है
तो राजीव जी सबसे ज्यादा जो है जो शरणार्थी बंगाली हैं उनमें मथुआ समुदाय ही है। उत्तराखंड के रुद्रपुर के शक्तिनगर से लेकर और छत्तीसगढ़ में जहाँ राजीव जी अपना अखबार का मुख्यालय है वहाँ भी जो है बस्तियां हैं उनमें भी मथुआ ही हैं। पूर्वोत्तर में भी जो है जो बस्तियां हैं मथुआ ही हैं और त्रिपुरा में भी जो जिन पे हमले होते मथुआ हैं वो छोड़िए, मथुआ ही यहाँ हैं। तो जो बांग्ला भाषी है वही यहाँ निशाने पे रह रहा था अभी 6 महीने 8 महीने पहले तक। वो सबको रोहिंग्या लेकिन कह मथुआ रहे पहले से थे। निशाने पे बात मथुआ तो बाद की बात है। आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं ये मायने नहीं रखता था, मायने ये रखता था आपने देखा यहाँ दिल्ली में क्या हो रहा था। दिल्ली में भी तो यही हो रहा था, आसपास सब जगह देखता था मैं। अगर आप बंगाली बोलते हुए दिखे तो बस आप बांग्लादेशी हैं, ऐसा थोड़ी होता है। क्या इसका असर पड़ा होगा प्रेम कुमार जी? क्या इसका असर पड़ा होगा इस पे? प्रेम कुमार जी हैं? नहीं है प्रेम कुमार जी। या प्रशांत जी क्या इस भाषाई जो यहाँ मतभेद पैदा करने की कोशिश हुई, विभेद कहें तो ज़्यादा बेहतर है, वो उसका भी असर है क्या इस चुनाव पे? देखिए, चुनाव बंगाल का माइक्रो लेवल पे इश्यूज अलग अलग होंगे बहुत, लेकिन जो ओवर आर्चिंग इश्यूज है जिसको वाइट ब्रश से अगर आप पेंट करें तो 2 इश्यूज हैं। एक SIR जिसका प्रभाव दिख रहा है और दूसरा है बांग्ला नेशनलिज्म, बांग्ला पहचान। और वो उसी का आप देखिए कि बीजेपी को में क्यों पैनिक है कि मछलियाँ लेकर 2-4 किलो की आप जा रहे हैं नॉमिनेशन फाइल करने, मंगलवार को मछली खा रहे हैं। उसका असर वही है क्योंकि ममता बनर्जी ने इलेक्शन लड़ा है बांग्ला प्राइड पर। और जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये जो लोग दिल्ली में प्रताड़ित हुए पुलिस से कि बांग्ला बोलते हुए आप गए तो आपको पकड़ लिया गया और सब छुट्टियां लेके वोट देने क्यों गए हैं कि अगर वोट नहीं देंगे तो पुलिस बांग्लादेश बॉर्डर पे छोड़ देगी जाके। तो इनके रिश्तेदार वहाँ रहते हैं, क्या इनकी फोन पे बात नहीं होती है? तो पूरा जो अब मैं आपको एक सेंटीमेंट बताता हूँ, एक फिगर बताता हूँ। जो आप मटुआ की बात कर रहे हैं, देखिए जो 90 लाख वोट काटे हैं SIR में, उसमें 63% हिंदू हैं, 34% मुसलमान हैं। पॉपुलेशन का शेयर कितना है क्या छोड़ दीजिए, 64% हिंदू मतदाता कटे हैं। तो ये क्या सब ममता बनर्जी के मतदाता कट गए क्या? और मुस्लिम 34% कटे हैं उनके नाम। लेकिन अब जो वोट है, जो प्रेम कुमार जी फिगर दे रहे थे, वो बड़ी अच्छी फिगर्स हैं, लेकिन हमारे सामने तो वो फिगर है जो वोट लोगों ने दिया, जिनके नाम वोटर लिस्ट में हैं। वो नाम कैसे कटे हैं, कितना गलत है, वो चर्चा होती रहेगी। वो चर्चा जरूरी है, वो होगी, उसकी चर्चा आप लोगों ने लगभग साल भर की है यहाँ पे जी। लेकिन जो मौजूदा वोटर लिस्ट है उसने क्या किया है, मैं एक एग्जांपल आपको, एक केस स्टडी केवल देता हूँ जो आज के टेलीग्राफ में भी है। एक कंस्टिट्यूंसी है बोलापुर में 99.6% वोट पड़ा है राजीव जी, 99%, लगभग 100% वोट पड़ा है। और ये कोई फर्जी वोट नहीं है। आप ये देखिए कि लगभग उसका एक बूथ है 228, उस बूथ में कुल मतदाता है 228 में कुल मतदाता है 533। अब 533 मतदाताओं में लगभग 1 बजे दोपहर में 96% लोग वोट डाल चुके थे, यानी सुबह से ही लोग पहुंच गए थे। तो ये जो सेंटीमेंट है, और ये पूरा सेंटीमेंट पूरे बंगाल में गया है, जो 92% हमको दिख रहा है वो उन लोगों के नाम उनके संख्या के हिसाब से। तो ये सेंटीमेंट पूरे बंगाल में गया है। ये इलेक्शन कमीशन का जो प्रताड़ना हुई है, 6 महीना लोगों ने घूमे हैं, कागज लेके दर दर भटके हैं, उसका रिएक्शन है। पर्दे के पीछे ज्ञानेश कुमार ये क्या हुआ वो हम देखेंगे 4 तारीख को, लेकिन जो सामने दिख रहा है वो सामने ये है कि बीजेपी
पिछली बार की जगह, पिछली बार 77 सीट आई थी उससे भी काफी कम जाएगी, इसके संकेत दिखाई दे रहे हैं, बहुत स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं। तमिलनाडु का मैं बता दूं कि तमिलनाडु में 150-55 तक मामला नहीं ठहरेगा। अगर विजय कुमार की पार्टी को 15% 16% वोट मिल गया तो और वो वोट काटेंगे AIADMK का, वहां पे एक नया विपक्ष तैयार हो रहा है, तो DMK 180 के आसपास जाएगी वहां पे, और यही जो है बंगाल में होने जा रहा है। ममता बनर्जी की लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी अगर, तो मुझे कोई बहुत ताजुब नहीं होगा जिस तरीके का पोलिंग हुआ, जिस तरीके का सेंटीमेंट है। भाई जिस कंस्टिट्यूंसी में, जिस बूथ में दोपहर के 1 बजे 96% लोगों ने वोट डाल दिया, क्या इन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया? क्यों वोट दिया इन्होंने? वो मुस्लिम बाहुल बूथ है जिसकी बात कर रहा हूं, तो मैं किन लोगों ने वोट दिया है? एक नहीं कई हैं। मुर्शिदाबाद में तो लगभग 7-8 ऐसे हैं जहां 96 से ऊपर है। 7-8 ऐसी कंस्टिट्यूएंसीज हैं जहां 96 से ऊपर हैं। मैं तो उसकी बात कर रहा हूं कि जहां 99% वोट पड़ा है, उस 99% वाले बूथ में दोपहर के 1 बजे 96% पड़ गया था वोट। हाँ जी, जी। यानी लोग कितना उत्साहित है, कितना चिंतित है, किस तरीके का सेंटिमेंट पूरे बंगाल में प्रवेल कर रहा है, उसको समझने की जरूरत है। और उसको अगर आप देखेंगे तो उससे बहुत साफ संकेत है कि आज बीजेपी को ये हेडलाइन बनानी थी 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाली। जी जी बिल्कुल, वो बहुत संकेत है, वो एग्जिट पोल है। और एक आखिरी बात मैं कह रहा हूं कि जो संकेत आप देखिए, दूसरा एक पॉइंट, 2.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेस आपने लगा दिए, डरा दिया लोगों को। 3.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेस पूरे देश के लोकसभा इलेक्शन में लगी थी, 2.5 लाख अकेले बंगाल में, लेकिन लोग डरे नहीं। उसके बाद भी बीजेपी का कैंडिडेट पिटा रहा है, पिट रहा है, हाँ, भाग रहा है खेतों से निकल के जी। लेकिन 2.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेस को आप लगा के आप लोगों के अंदर भय डालना चाहते थे। लोग डरे नहीं, घर से निकले, वोट दिया और 95-96% वोट दे दिया कई जगह पे। तो ये इंडिकेशन है जो दिख रहा है, और साफ तरीके से दिख रहा है कि किस तरफ रुझान है। और बहुत स्पष्ट तौर पे कह दूं राजीव जी कि इंडिया गठबंधन को तैयारी करनी चाहिए। 4 मई को नेशनल पॉलिटिक्स रीसेट होने जा रही है, नेशनल पॉलिटिक्स रीबूट होगी 4 मई को। जी राजीव जी जी जी। सुनील शुक्ला जी, आप कैसे देखते हैं? बहुत कुछ यहाँ हम लोग रख चुके हैं और प्रफुल्ल जी से बहुत सारी बिल्कुल माइनर लेवल पे, माइक्रो लेवल पे उनसे बहुत सारे सवाल पूछ चुका हूँ, जवाब बहुत शानदार उन्होंने दिया, समझने की कोशिश की ग्राउंड लेवल पे चल क्या रहा है। और इन सब के बीच जो आखिरी सेंटेंस जो अभी प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि 4 मई की तैयारी इंडिया गठबंधन को करनी चाहिए, और क्योंकि एक अलग सियासत जो है यहाँ से सेट होने वाली, एक अलग पॉलिटिक्स देश की सियासत में, और उसमें भी यहाँ ममता बनर्जी जब ये ऐलान कर चुकी हैं कि 4 तारीख के बाद यहाँ सत्ता पर काबिज होने के बाद मैं पूरे देश में घूम कर बीजेपी को सत्ता से, खासकर दिल्ली की गद्दी से हटाने के लिए विपक्ष को मजबूत करूंगी। कैसे देखते हैं इसको? ममता जी के इस दावे से मैं सहमत नहीं हूं। ममता जी का कि जो पिछले दिनों का प्रचार, जो राजनीतिक गतिविधियां रही हैं, वो इंडिया दल समूह को मजबूत करने के लिए नहीं रही। इंडिया दल समूह में तमाम तरह के जो विवाद पैदा हुए, उनके केंद्र में ममता जी रही। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में पराजय स्वागत योग्य होगा, लेकिन उससे इंडिया दल समूह की राजनीति बहुत मजबूत हो जाएगी, इससे मैं सहमत नहीं। ममता, इस देश में इंडिया दल समूह की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि कांग्रेस के लीडरशिप को आगे बढ़ाया जाए, स्वीकार किया जाए, जो ममता जी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ममता जी निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल की बहुत बड़ी नेता है। हो सकता है त्रिपुरा में भी असर हो सकता है कसम में भी असर हो,
लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु, केरल में कोई असर नहीं है। एक पैन इंडिया असर चाहिए। अगर मैं तो मानता हूं, हाँ, डीएमके की जीत जो तमिलनाडु में है वो इंडिया दल समूह की राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश है। आप एक भी बयान एमके स्टालिन की भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में या संघ के समर्थन में नहीं दे सकते हैं। ममता जी कई बार बोल चुकी हैं, संघ को उन्होंने कई बार उसकी प्रशंसा उन्होंने की है। बीजेपी के बारे में उन्होंने कई बार अच्छी बातें कर चुके हैं। बीजेपी के साथ उनको उनकी नजदीकियां भी रही हैं समय समय पर, बाकायदे चुनाव भी लड़ चुकी हैं। और उन्होंने हमेशा से उसमें जो जिसको इंडिया दल समूह की एकता कहते हैं, उसमें कितने कार्यक्रमों में शामिल भी नहीं हुई। और इंडिया दल समूह की गतिविधियां अलग चल रही थी और उनकी गतिविधियां अलग चल रही थी। बहुत दिनों के बाद उन्होंने राहुल गांधी को कहा कि हमारा बहुत प्रिय है ये। अन्यथा वो कब कांग्रेस के नेतृत्व को उन्होंने स्वीकार, और उनकी राजनीतिक मजबूरी भी है। कांग्रेस को मजबूत होते हुए नहीं देख सकते हैं पश्चिम बंगाल में। वो एक साथ दो मोर्चों पर नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस ही मजबूत हो जाए, भारतीय जनता पार्टी भी स्थिति रहे। हालांकि कांग्रेस के मजबूत होने से भारतीय जनता पार्टी कमजोर होगी, इससे भी आप नहीं इनकार कर सकते हैं। लेकिन एक संदेश जरूर जाएगा इस पश्चिम बंगाल की चुनावी जीत से ममता बनर्जी के, कि भारतीय जनता पार्टी की जो ध्रुवीकरण की राजनीति है उसको लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यह भी संदेश जाएगा कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी से जमीन पे उतर कर लड़ने के लिए तैयार हैं तो लोग भी आपके साथ हैं, लोग भी आपका साथ देंगे। कोरी बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। और ममता बनर्जी ने इस बात को अपने राजनीतिक जीवन में साबित किया है। अगर वो 35 सालों के वामपंथी सरकार को हटा पाई और लगातार पिछले 3 चुनावों से सत्ता में है, आज बीजेपी से मजबूती से के साथ लड़ रही हैं, तो उनकी सड़क पे मौजूदगी है। चुनाव प्रचार अभियान उनका देख लीजिए आप, उस सड़कों पर पता चले जा रही हैं। वो बड़े बड़े रथ पर सवार होकर के प्रचार करते हुए दिखाई पड़ी। बड़े बड़े जर्मन हैंगर्स लगा करके और में उनकी सभाएं हो रही हैं, ऐसा नहीं दिखाई पड़ा। लोगों के बीच में मौजूद है। और एक जो उनका एक माना जाता रहा है कि आम आदमी का एक्सेस है उन तक, आम आदमी की बात उनके स्तर पर सुनी जाती है। यह जो उन्होंने 2021 के चुनाव के बाद से अपनी पार्टी में संगठनात्मक बदलाव लाने शुरू किए, उसका भी ये असर है। लेकिन ममता बनर्जी के चुनाव जीत जाने से भी इंडिया दल समूह की राजनीति में बहुत सशक्त होगी। इंडिया दल समूह को बहुत मजबूत करने में बड़ी भूमिका हो सकती थी ममता जी की। आप याद कीजिए ना कि नीतीश कुमार को नेतृत्व देने में सबसे बड़ा इन लोगों की कितनी बड़ी भूमिका थी, किस तरीके से इसमें बिखराव आ गया। एक कोई आप विभिन्न अभी भी आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में किसी भी इंडिया दल समूह के साथ इन्होंने किसी तरह का समझौता नहीं होने दिया, नहीं किया। ठीक है, उनकी राजनीतिक जरूरत है, वो कांग्रेस और वामपंथी दलों के साथ समझौता नहीं कर सकती, वो अपनी राजनीतिक ताकत में उनको शेयर नहीं कर सकती है, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। लेकिन कांग्रेस के मजबूत होने, कांग्रेस को अगर वो दाना पानी देती रहती है उनको तो बीजेपी इतनी मजबूत नहीं होती। बीजेपी के वोट आज अगर कांग्रेस का मत प्रतिशत बढ़ता है तो बीजेपी का वोट है, टोटल बीजेपी का वोट है, वो तृणमूल का वोट नहीं है। तृणमूल को वोट देने वाला व्यक्ति कांग्रेस को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो कांग्रेस जो वामपंथी दल छोड़ करके जहां तृणमूल में नहीं जा पाए, वामपंथी वो चले गए बीजेपी के साथ। तो मेरा अपना मानना यह जरूर है कि हाँ, एक पॉलिटिकल नैरेटिव जरूर बनेगा। बीजेपी जो एक ये दावा करती चली आ रही है कि वो एकदम अपराजय बन गई है, वो उसके जो मुद्दे हैं, उसके जो राजनीतिक कार्यशैली है, उसका व्यापक जन समर्थन है, वो धराशायी होगा। और मेरा अपना मानना यह है कि बार बार जो बात कही जा रही है कि मत प्रतिशत बढ़ गया, गिरे हुए टोकन मतों का मत प्रतिशत बढ़ा हुआ है। 2021 में मतदाताओं की संख्या 3,67,00,000 थी इस इलाके में। यहां पे इस इलाके में ही जो मत प्रतिशत 18 लाख कम है, 18 लाख 20 लाख कम है।
तो आप कुल मतदाताओं की कुल संख्या गिरा दीजिए और उसके बाद कहे कि मतदान का प्रतिशत बढ़ गया, तो प्रतिशत तो बढ़ा हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि अगर आप मत प्रतिशत बताना चाहते हैं तो लोगों की भागीदारी बतानी पड़ेगी आपको, कि पिछली बार में 10 लोग वोट डाले थे, इस बार 11 लोगों ने वोट डाला। अगर पिछली बार 10 लोगों ने वोट डाला था और इस बार 8 लोगों ने वोट डाला तो बढ़ा हुआ मत प्रतिशत नहीं है, लोगों की भागीदारी ज्यादा नहीं है। आप ये नैरेटिव नहीं बना सकते। भारतीय जनता पार्टी के जो दावे हैं वो तो दावे पिछली बार भी थे और अभी भी है। मेरा अभी भी मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने साथ पश्चिम बंगाल के समाज का कोई भी नया समुदाय अपने जुड़ने में विफल रही है, जन समर्थन हासिल करने में विफल रही है। ऐसे में उसके जीत के दावे ठीक है, राजनीतिक दल है, हर राजनीतिक दल जीत के दावे करता रहता है, लेकिन उसका कोई बहुत मतलब नहीं है। अगर सत्तारूढ़ दल, आप सोचिए कि इन आप जो SIR के तहत जो नाम कटे हैं, इन 152 सीटों में नाम कटने वालों की संख्या जो अभी 142 सीटों में जहां चुनाव होने वाला है उनकी तुलना में बहुत कम है, क्योंकि उन इलाकों में जहां 142 सीटों में जहां अब चुनाव होने जा रहा है वहां बीजेपी का की कोई ताकत नहीं है, वहां बड़ी संख्या में लोगों के नाम कटे हैं और उनकी संख्या इस 152 की तुलना में बहुत ज्यादा है। क्यों है ऐसा? तो ये जो गुणा गणित है, यह भी एक पक्ष है, लेकिन जनता तृणमूल कांग्रेस की सरकार को हटाना चाहती है पश्चिम बंगाल में, ऐसा भी एहसास हुआ नहीं, किसी कहीं दिखाई नहीं पड़ा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जरा मैं अब चूंकि समय खत्म हो चुका है, लेकिन चलते चलते, और प्रफुल्ल जी बहुत सारी बातें आपसे भी हो चुकी हैं, और कुछ जोड़ना चाहते हैं प्रफुल्ल जी? जी जी जी। देखिए, इंडिया गठबंधन के लिए जरूरी है, एसेंशियल्स उसका है कांग्रेस का लीडरशिप और लेफ्ट का कंटेंट, पॉलिसी कंटेंट लेफ्ट, आइडियोलॉजिकल कंटेंट लेफ्ट और चेहरा कांग्रेस का। जो राहुल गांधी ये कोशिश लगातार कर रहे हैं, जिसको ममता बनर्जी ने जब उसका जो राजनीतिक उठान है उसके पीछे यही बात थी, वो कांग्रेस को कहती थी यहाँ लेफ्ट पार्टी का बी टीम, कांग्रेस को ये ए टीम बी टीम का मुहावरा उन्होंने शुरू किया और कहा कि यहाँ पर ये शुरू है, कांग्रेस पार्टी जो है सो लेफ्ट पार्टी का बी टीम है। तो जाहिर है कि इसलिए कांग्रेस का विरोध कर रही, विरोध में चली गई लेफ्ट का विरोध करते करते। और उनको अगर यह स्वीकार जिसको नहीं है, वह इंडिया गठबंधन उस पर भरोसा नहीं कर सकता, उसके भरोसे उसके काम का, इंडिया गठबंधन के काम का वह नेतृत्व नहीं हो सकता है जो कांग्रेस से भी हिकारत करे और लेफ्ट से भी। जी, यही बाधा है सबसे बड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर पश्चिम बंगाल में अभी खेल बाकी है, ये कह सकते हैं, या खेल हो चुका है, और खेल किसके साथ हुआ है? बीजेपी के साथ या टीएमसी के साथ? आमने सामने की लड़ाई लड़ने की कोशिश में बीजेपी, लेकिन क्या सचमुच फायदे में है? पश्चिम बंगाल यानी हमारे देश की सियासत से इतर, उधर जब हम पश्चिम एशिया की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल से सीधे पश्चिम एशिया की तरफ अगर जाते हैं तो वहाँ ईरान और की बात करें तो अभी अभी एक ब्रेकिंग खबर, एक ट्वीट आया है, अब्बास अरागची का ट्वीट है। अब्बास अरागची, जी हाँ, अब्बास अरागची ईरान के विदेश मंत्री हैं, और क्या कह रहे हैं सुन के आप आश्चर्यचकित होंगे। कह रहे हैं कि इस्लामाबाद, मस्कट और मॉस्को के सामयिक दौरे पर निकल रहा हूं। इस्लामाबाद, मस्कट और मॉस्को के सामयिक दौरे पर निकल रहा हूं। मेरे दौरे का उद्देश्य द्विपक्षीय मामलों पर अपने साझेदारों के साथ घनिष्ठ समन्वय स्थापित करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर परामर्श करना है। हमारे पड़ोसी हमारी प्राथमिकता हैं। ये बात कही है, और इससे पहले अब्बास अरागची की बातचीत शुरुआत में बता चुका हूं कि उनकी बातचीत इस्लामाबाद हुई, यानी इस्लामाबाद में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी हुई और विदेश मंत्री से भी हुई, इसहाक डार से भी बातचीत हुई। ये इसके क्या मायने हैं, और क्या अब कल परसों में ये शांति वार्ता की शुरुआत होने जा रही है? रात को निकल रहे हैं ये ज़रा सोचिएगा। और हमारी निगाहें टिकी हुई हैं, चूँकि खबरें
वैसी कुछ खास वहाँ से नहीं है। हमारे साथी ईरान से भी लगातार रोज़ उनको मना करना पड़ रहा है कि अभी हिंदुस्तान में भी बहुत कुछ हो रहा है और इसलिए थोड़ा सा वक्त हम हिंदुस्तान पे देना चाहते हैं और ख़ासकर पश्चिम बंगाल में जो कुछ चल रहा है उस पर, इसलिए रोज़ मना करना पड़ता है। अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो हमारे लिए समय निकालते हैं, बैठते हैं, वहाँ की तमाम घटनाक्रमों पर बहुत पैनी निगाह रखते हैं। ग्राउंड ज़ीरो से जैसे हमारे साथी बैठे हुए हैं प्रफुल्ल जी, वैसे ही वो वहाँ तेहरान से, कौम से बैठते हैं, बात बताते हैं वहाँ खबरें। तो लेकिन निगाहें हमारी टिकी हुई हैं ईरान पर और पूरे पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पे। जैसे ही वहाँ से कोई खबर आती है आप तक हम सीधे लाइव लेकर आएंगे। और लेकिन अब्बास अरागची ने अभी कहा है कि वो इस्लामाबाद, मॉस्को और मस्कट जा रहे हैं। इसके क्या मायने हैं आप निकालिए, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये द्विपक्षीय वार्ता जो अमेरिका और ईरान के बीच होने की संभावना, जिसके लिए लगभग सप्ताह भर से वहाँ मंच सजकर तैयार है इस्लामाबाद में, क्योंकि इस्लामाबाद में पाकिस्तान के लोग अब नाराज़ हो रहे हैं अपनी ही सरकार पे कि तीसरे किसी देश के लिए तुमने हम लोगों को बर्बाद कर रखा है। और इसलिए अब पाकिस्तान भी उधर अमेरिका को कह रहा है कि किसी तरह बातचीत कर लो और ये हमको जो फंसा के रखे हुए हो उससे बाहर निकालो। और ईरान से भी वही कह रहा है और ईरान साफ साफ कह रहा है कि आप जो ब्लॉकेड करके रखे हुए हैं हॉर्मुज के बाहर, उसको खोल दीजिए, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अंदर से खबर ये आ रही है कि जो नेवी चीफ हटाए गए हैं, उन्होंने छोड़ा है, कल ही छोड़ा है, वो भी इसी कारण हटाए गए हैं क्योंकि मामला हॉर्मुज पे ब्लॉकेड का था। देखते हैं आगे क्या होता है।